अच्छा, रीजंस मैंने सारे लिखवा दिए आप लोगों को, वेरी गुड। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट मैंने आज शुरू करना है आप लोगों के साथ। कहानी तो मैंने पूरी बताई दी थी आप लोगों को कि 1857 के रिवोल्ट में आखिरकार हुआ क्या था। चलिए, उसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें आपको बता दूं। जैसे देखिए, जो आर्मी होती है ना, उसको बहुत से सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जैसे इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहते हैं आप लोग पैदल सेना को, ठीक है। उससे पहले कैवेलरी भी होती थी, एक घुड़सवार भी होते थे। आजकल घुड़सवार तो है नहीं, तो इन्फेंट्री को ही आप लोग डिवाइड कर देते हो रेजिमेंट में। असम रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तो ये रेजिमेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसके बाद हमारे पास आती है टैंक वाली रेजिमेंट आज की डेट में अगर हम बात करें। उसके बाद एयरफोर्स आ गया, फिर नेवी की रेजिमेंट्स हो गई। हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, ब्रिटिश टाइम पीरियड में वो लोग, खास करके वो मंगल पांडे वाले, जिन्होंने शुरू किया था वेस्ट बंगाल से ये रिवॉल्ट, थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को बता दूं समराइज्ड मैनर में। आपकी फर्स्ट क्लास है शायद, मैं मंगल पांडे तो सुना होगा ना नाम। हाँ, तो मंगल पांडे से शुरू होता है ये रिवॉल्ट, और फिर हंसना शुरू कर दिया आपने। ये देखो यार, आगे की बात कर रहे हैं तो कार्ट्रिजेस आती हैं। मैम हंसना नहीं, अब देखो मेरी भी निकल रही। कार्ट्रिजेस आती है। अब कार्ट्रिज क्या होता है बेटा? पहले ना राइफल्स आती थी बड़ी बड़ी, और राइफल में बुलेट नहीं जाती थी। जैसे आजकल तो क्या है ना कि बुलेट अब डालो तो बुलेट में ही गन पाउडर पीछे होता है, आगे बुलेट होती है, पूरी कंप्राइज्ड एक बुलेट आती है। पहले क्या होता था, गन पाउडर डालना पड़ता था अलग से। गन पाउडर मतलब बारूद। तो बंदूक की नली में पहले बारूद डालो, उसके बाद बुलेट डालो इतनी सी। उसके बाद जलती हुई रस्सी लेते थे ये लोग और उसको ट्रिगर के ऊपर लगाते थे। तो जिसका भी खोपड़ा खोलना हुआ, उसका आपने एम लगाया, और जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया तो वो जलती हुई रस्सी जैसे ही बारूद को टच करेगी, बारूद जलेगा और बुलेट फायर हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मैंने जैसे कि आपको बताई, दो प्रॉब्लम थी। पहली क्या कि अगर गन पाउडर ज्यादा हो जाएगा तो ये मिर्जापुर का कट्टा बन जाएगा, तो हाथों में फट जाएगा। और अगर बाई चांस बारूद कम हो गया तो सोच करो, मैं आपको ही गोली मारनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने गोली चलाई यही गिर गई, आप तक तो पहुंची नहीं। उसके बाद छोड़ोगे थोड़ी ना आप मेरे को, क्योंकि यहां पर दोबारा से बुलेट को तैयार करने के लिए मुझे 30 से 40 सेकंड चाहिए, और तब तक तो खंजर मार के मेरी हत्या हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है बेटा? तो ये समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर लेकर आता है एक पैकेट, को कार्ट्रिज कहते हैं। इस कार्ट्रिज में नीचे की तरफ होती है बुलेट जो कि उल्टी होती है, उसके ऊपर होता है गन पाउडर। तो किसी भी सोल्जर को यूज करने से पहले मुंह से छीलना है और पूरे पैकेट को बंदूक की नली में खाली कर देना है। और मैंने कहा नीचे बुलेट उल्टी होती है, इसका मतलब जैसे आप खाली करोगे तो सीधी हो जाएगी और नीचे गन पाउडर आ जाएगा। उसके बाद ये लोग स्टिक निकालेंगे, उसको ऊपर से ठोकेंगे ताकि नीचे गन पाउडर सेटल हो जाए और ऊपर उसकी बुलेट बैठ जाए। फिर जलती हुई रस्सी और बाकी का प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ पर मंगल पांडे को ये लगता है कि सर, जो ये पैकेट आप लेकर आए हैं, उस पैकेट के बाहर जो वैसलीन लगी हुई है ना, ये थोड़ा चिपचिपा सा जो लोशन आपने लगाया है ताकि मॉइस्चर में कार्ट्रिज खराब ना हो, क्योंकि होती तो पेपर की थी, तो वो आपने वैसलीन काऊ और पिग के फैट को पिघलाकर बनाई है। तो आप चाह रहे हो कि हिंदू और जो मुसलमान हैं उनका जो धर्म है वो ऑलमोस्ट भ्रष्ट हो जाए जैसे वो मुंह लगाए उसे। तो मंगल पांडे ने बोला कि सर देखो, ऐसा है, मैं नाप तोल कर सर्विस कर लूंगा, मैं ये कार्ट्रिज यूज नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर्स इन पर दबाव बनाते हैं कि नहीं सर, कार्ट्रिज तो आपको यूज करनी पड़ेगी। और ऐसे में जो मंगल पांडे है ये खोपड़ा खोल देते हैं अपने दो सीनियर ऑफिसर्स का, जिसकी वजह से मंगल पांडे पर चलता है मुकदमा, और एट लास्ट 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। मतलब 18 अप्रैल की जो डेट है ये मुहैया करवाई जाती है, बट उसके 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे फांसी पर टांग दिए जाते हैं। अब ये हुआ है वेस्ट बंगाल में। अब इसकी वजह से रिएक्शन जो आने लग रहे हैं पूरे वर्ल्ड से पूरे इंडिया से आने लग रहे हैं। सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आया वो मेरठ से आया। मेरठ में मंगल पांडे की ही तर्ज में कुछ जो सोल्जर्स हैं वो मना कर देते हैं कि सर ऐसा है, देखो हम भी यूज नहीं कर रहे हैं ये कार्ट्रिज, क्योंकि मंगल पांडे की से पता लगा कि आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ ग्रीस लगाया है, और वो ग्रीस काऊ और पिग के फैट से है। तकरीबन 80 से 85 सोल्जर्स ऐसे थे जो कार्ट्रिज यूज करने से मना कर रहे थे। इन सभी सोल्जर्स को पकड़कर ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया 10 सालों के लिए। देखो, अगर आप आर्मी में अपने सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर नहीं मानते हो तो इतनी लंबी सजा तो वहां पर भी नहीं होती। 6 महीने, 7 महीने, हद से हद 1 साल अगर गाली गलौज कर दिया हो तो आपने। बट यहाँ पे तो 10 साल की सजा बहुत ज्यादा हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी के जो सोल्जर्स थे उनको बुरा लगा कि यार ये तो हमारी आवाज दबाने वाली बात हो रही है। तो बाकी सब ने 10 मई के दिन की बात है ये, मेरठ में जितने भी इंग्लिश ऑफिसर्स थे सबको मारा और 85 सोल्जर्स को जेल से बाहर निकाला। और मेरठ से 58 किलोमीटर दूर है दिल्ली।
मतलब 60 किलोमीटर ही मान लो, ये रातों रात दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। ये होता है 10 मई को 1850। 11 मई को ये लोग पहुंचते हैं और 11 मई को पहुंचते ही आखिरी मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है, उसको ये 1857 के रिवॉल्ट का बना देते हैं नेता कि सर आप इसको लीड करेंगे। ठीक है जी। और यही रिवॉल्ट शुरू होता है जिसको आप बोलते हैं 1857 का रिवॉल्ट, जिसके मैंने कॉजेज आप लोगों को बहुत सारे पढ़ाए थे। जैसे मैंने पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोसाइटी में इन्होंने किस तरीके से बदलाव करने की कोशिश करी, ये सारे कॉज मैंने आपको बताया। और इमीडिएट रीजन जो था वो मैंने आपको बताया कि इमीडिएट रीजन था कार्टरेज का आना। और ये कार्टरेज की वजह से ही कहा जाता है कि रिवॉल्ट इनके हाथों से बाहर निकलना शुरू हो गया था। और अगर ये बाय चांस नहीं आता तो शायद हो सकता था कि कुछ हद तक आप बच भी पाते। 1857 का रिवॉल्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सक्सेसफुल होने के बहुत से रीजंस माने जाते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि ये एक टाइम पर हर जगह शुरू नहीं हो पाया। अगर ये रिवॉल्ट सब जगह पर एक टाइम पर शुरू हो जाता तो सपोज कीजिएगा कि 1947 से जो आप लोगों ने आजादी ली, वो आजादी आपको तकरीबन 90 साल पहले ही 1857 में मिल जाती। बट 1857 का आजाद भारत क्या डेमोक्रेटिक इंडिया होता? इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर को लीडर मान के ये रिवॉल्ट चल रहा था। तो जरूरी सी बात है कि अगर बाय चांस भारत आजाद हो जाता तो डेमोक्रेटिक तो नहीं होता, अपन लोग दोबारा से किंगशिप के अंदर आ जाते। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। व्हाट वर द सेंटर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट? 1857 के रिवॉल्ट के सेंटर्स क्या क्या रहे? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कहने के लिए तो ये 1857 का रिवॉल्ट है, बट कोई भी बहादुर शाह जफर की सुन नहीं रहा है। भाई आपने, मतलब सपोज करो कि आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, आप हमारी क्लास के लीडर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई बन जाता हूं, बट मेरे लीडर बनने के बाद भी आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग लीडर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये 1857 के रिवॉल्ट का एक बहुत खास बात मानी जाती है कि शायद इस वजह से ही लोग या जो रिवॉल्ट है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि देखो जब लीडरशिप बढ़ जाती है ना यार, तब बहुत मुश्किल होता है किसी भी रिवॉल्ट को उसके सही अंजाम तक लेके जाना। अगर लीडरशिप एक रहेगी तो फिर आप उसकी बात सुन लोगे। जैसे सपोज करो ना, ये इलेक्शन में भी आप इसको देख सकते हो ना, कि अगर इलेक्शन में अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग नेता अपनी अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे, और अगर मैं पुराने नेताओं को हटा दूं तो जाहिर सी बात है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से ही ऑलमोस्ट पता लग जाता है कौन सी पार्टी जीत रही है। अयोध्या में यही बहुत बड़ी एक समस्या हो गई कि इन्होंने टिकट एक दलित को नहीं दिया जो देना चाहिए था। शायद इस वजह से भी वोट कम पड़े। बट जो भी है, 5 साल तक जो अयोध्या से जीते हुए एमपी है वो अब इस सरकार को डराएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सेंटर में बिठाते हैं अयोध्या के एमपी को। अभी जब तक ये चल रहा है सब कुछ, बार बार पर उनसे हाथ मिलाते हैं, तो बीजेपी वालों को थोड़ा दुख तो होता ही है। देखो जो भी था, मजा तो है आ ही रहा है। खैर अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये बहुत ज्यादा क्लीन डिबेट तो होने वाली है नहीं, ये तो समझ में आ ही गया था हमें, क्योंकि राहुल गांधी जो मुझे लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़े मैच्योर हो गए होंगे, बट वो ऐसा दिख नहीं रहा है। वो आज भी आपके लेवल से थोड़े नीचे ही है। मतलब आप भी अच्छा एक भाषण दे देंगे मेरे हिसाब से। हिंदू हिंसक है ये नहीं बोलना चाहिए था इन्हें, इन्होंने कल ही बोला है। और अब मजा आएगा क्योंकि अगले साल यूपी में, सॉरी बिहार में इलेक्शन, उसके अगले साल फिर यूपी में इलेक्शंस होंगे। मैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो ये है हमारे साथ है। थोड़ी ज्यादा सीटें मिल जाती है तो हम अपनी कुल्हाड़ी अपनी पैर पे मार लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेंटर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। मैम समझ में आई मेरी बात? मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की आज की जो स्थिति है, क्योंकि हिस्ट्री ना अपने आप को रिपीट करती है हमेशा। ये मैंने कई बार देखा है, मजा आता है बहुत। बट आप लोग को वो डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अंग्रेज कौन है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे रिवॉल्ट तो होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्थिति ना खराब होनी शुरू हो गई है इंडिया में। जैसे आरएसएस, हिंदू रक्षा दल, एचआरडी, ये थोड़े सक्रिय हो गए हैं, थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में जो हम बोलते थे वो सच ही बोलते थे। तो भी है, मजा तो अब आएगा। आगे आज हम कानपुर में आ जाते हैं। तो रिवॉल्ट कौन कौन से रिवॉल्ट कहाँ कहाँ पे किस किस लीडर ने शुरू करे? कानपुर में लिख लीजिए, कानपुर में है पेशवा, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव एंड हिज अडॉप्टेड सन, पेशवा बाजीराव एंड हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब, पेशवा बाजीराव एंड हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब।
मैंने रीजंस में आप लोगों को डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सब्सिडरी अलायंस लिखवा दिया है ना, कुछ रहा तो नहीं ना इसमें? वेरी गुड। मैम आपको बता दूं ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सब्सिडरी अलायंस क्या है, एक बार जल्दी से। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि मैं आप दोनों को आपस में लड़वाऊंगा, ठीक है, और आप दोनों को बोलूंगा कि आप एक काम करो, मेरी आर्मी ले जाओ लड़ने के लिए। अब आपके पास भी मेरी आर्मी, आपके पास भी मेरी आर्मी, अब मेरी आर्मी से तो लड़ेगी नहीं, तो ऐसे में मैं आप दोनों को ही अपने अंडर ले लूंगा, तो ये तो सब्सिडरी अलायंस हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जैसे आप दोनों को बोला कि भाई अगर आपका कोई बेटा होगा, असली बेटा अगर आपका होगा, चीटिंग नहीं करेगा कोई कि बगल से उठा के ले आया बोला मेरा बेटा है, अब खैर डीएनए टेस्ट तो नहीं होने वाला है, बट फिर भी अगर अपना बेटा है तो आप कंटिन्यू करेंगे, आपका राजपाट कंटिन्यू करेगा, और अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आप बस मरे, आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगी। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो नाना साहिब मैंने लिखवाया, स्पेशली लिखवाया एडॉप्टेड सन। तो अब क्या होता था ना, उस समय पेशवा को बोला जाता था कि सर आपको ना मंथली पेंशन मिलेगी। नाना साहिब को बोला कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी सर आपके फादर की। तो इन्होंने पूछा क्यों, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्लाई देती है कि आप तो रियल बेटे हैं ही नहीं, आप तो एडॉप्टेड बेटे हैं, तो आपके तो फादर के बाद आपकी पूरी प्रॉपर्टी अपन जब्त करने वाले हैं, तो पेंशन की बात कर रहा है, तेरा तो घर भी जाएगा, तेरा सब जाएगा। तो इस वजह से कानपुर में नाना साहिब वाज लाइक कि मैं बताता हूं इन लोगों को। तो ये है पेशवा बाजीराव एंड हिज एडॉप्टेड सन नाना साहिब, ये कानपुर के लीडर रहे। दूसरा लिखिए लखनऊ। लखनऊ उस समय दोस्तों अवध के नाम से फेमस था, एंड अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी बहुत भी याद है, जो मुझे पता नहीं है, 1856 में मैंने आपको बताया था अवध कैप्चर हो गया था, और अवध के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि आप मिस रूल कर रहे हैं सर, इनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि अवध के तो राजा का बेटा भी था। तो अवध को फिर भी अंग्रेजों ने कैप्चर क्यों किया, ये बोला कि सर आपको रूल करना नहीं आ रहा, देखो कितनी जनता परेशान है, जबकि जनता परेशान नहीं है, आपकी नीयत खराब हो गई है अवध के ऊपर। और मैंने आपको बताया भी था कि अवध पर नीयत खराब होने के दो रीजंस थे। रीजन नंबर 1, अवध बहुत फर्टाइल था, और रीजन नंबर 2, अगर नॉर्थ इंडिया से आपको ईस्ट इंडिया जाना है तो वाया अवध ही होकर आप निकलेंगे। आज भी सारे हाईवेज कानपुर और लखनऊ को छूकर जाते हैं। आप कोई भी ट्रेन पकड़ लो, कोलकाता की, मणिपुर की, कोई भी, आप लखनऊ जंक्शन से होकर ही निकलेगी आपकी ट्रेन, लखनऊ जंक्शन नहीं तो कानपुर जंक्शन, ये दो जगह बीच में आएंगी आएंगी। और अगर दोनों नहीं आ रही तो बेटा आप गलत ट्रेन पर चढ़ गए हैं, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं गलत बोल रहा हूं, तुम गलत ट्रेन पर चढ़ गए। तो लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में कौन है, लिखिए वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद, लिख लो मैम, हंस लेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर में। नवाब वाजिद अली शाह, एक माइक आपको भी देना चाहिए मेरे हिसाब से। नवाब वाजिद अली शाह एंड हिज सन, नवाब वाजिद अली शाह एंड हिज सन बिरजिस कद्र, नवाब वाजिद अली शाह एंड हिज सन बिरजिस कद्र, बिरजिस कद्र एंड हिज वाइफ, तो पूरा परिवार कूद गया, एंड हिज वाइफ, पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है मैम एक मिनट को नाम भूल गया मैं, माँ का, हाँ, एंड हिज वाइफ हजरत महल, एंड हिज वाइफ हजरत महल। तो हजरत महल वाइफ हो गई वाजिद अली शाह की, और बिरजिस कद्र की तो मदर हो गई ना। तो अवध में या लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में मां बेटे की जोड़ी चल रही है, लाइक सन एंड मदर हजरत महल, क्योंकि वाजिद अली शाह तो निकल गए, तो पूरे की पूरे लखनऊ को सेंटर बना दिया इन दोनों ने मिलकर। फिर आता है झांसी। झांसी, झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और क्योंकि ऐसा लोगों को लग रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई तो अंग्रेजों का सामना क्या ही करेंगी, तो नाना साहिब ने ना अपना सेनापति भेज दिया इनकी मदद में। नाना साहिब कौन है, वो कानपुर वाले, वेरी गुड। तो नाना साहिब का जो कमांडर इन चीफ है तांतिया टोपे, सुना होगा नाम आपने इसका, नहीं सुना? तांतिया टोपे को बाद में अंग्रेजों ने टोपा पहना के भगा दिया था, लाइक झांसी की रानी तो मारी गई और तांतिया टोपा अपना टोपा बचाते हुए जंगलों में भाग गया, और फिर जंगलों से शुरू किया इसने गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छिप छिप के मारना। गोरिल्ला वॉरफेयर में भी तांतिया टोपे एट लास्ट मारे जाते हैं, इनको फांसी दे दी जाती। तो झांसी में दो लीडर लिख लो, एक तो रानी लक्ष्मीबाई और एक तांतिया टोपे। तांतिया टोपे है ये, बिच्छू मत कर देना इसे। इसके बाद आता है मांडला। मांडला जगह है एमपी में। नेक्स्ट इज मांडला। मांडला इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। और मांडला में है रानी, क्या हुआ
बताओ बताओ, नहीं ऐसे नहीं, ये भी पता करना है। मैं टोपे कर, बिच्छू नहीं लिखना। अच्छा बिच्छू पूछ रहे थे। नेक्स्ट, मांडला। मांडला में है रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी। आपका सबका एलएलबी पूरा हो गया है? आप कौन सी ईयर में? इंटर्नशिप तो सबकी हो गई ना? इंटर्नशिप तो 4th ईयर में होती है ना? अच्छा मैंडेटरी है भी नहीं कहीं पर? बिना मैंडेटरी के क्या बनोगे वकील? तुमने मतलब कितनों ने इंटर्नशिप कर ली है? 1.5 साल? आपने क्यों नहीं करी अभी? मन भी नहीं होगा क्या? क्या जज बनेंगे? विजन क्लियर। आगे चल रहे हैं। अच्छा एमपी में थोड़ा सा सिस्टम बदल गया यार, वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो फादर मदर आपके वकील है ना, तो फिर तो काम मस्त हो जाएगा। एक्सपीरियंस लेटर ही तो चाहिए, ठीक है, भले आता तो मैं कुछ ना हो, जैसे नीट में होता था। पूरा वकालतनामा लगेगा यार, कैसे जज करोगे, मतलब सॉरी कैसे प्रूफ करोगे कि हाँ भाई तुम प्रैक्टिस कर चुके हो 3 साल तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी 3 साल की, ठीक है, बस उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ आप थोड़ा वो प्रैक्टिसिंग लॉयर रह चुके हैं, थोड़ा आपको कानून की समझ है। ऐसा ना हो ना कि बिल्कुल तुमने बीएलएलबी पढ़ी और सीधा जज बन गए, फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे जज होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मैंने कल ही देखा था इंस्टाग्राम पे रील आ रही थी, तू साले वही है, तो इसलिए आगे चल रहा, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे केसेस। नेक्स्ट झांसी में हो गया, मांडला, मांडला में है अवंतीबाई लोधी, और उसके बाद आता है फैजाबाद। भाई साहब ये है फैजाबाद, क्या है? अयोध्या। फैजाबाद की सीट तुम लोगों ने सुना भी होगा। एक्चुअली में क्या है ना, अयोध्या की सीट नहीं है ये, फैजाबाद में 4 विधानसभा आती है, लाइक 4 एमएलए आते हैं, उसके ऊपर 1 एमपी बैठता है। अयोध्या में बीजेपी को वोट कम नहीं पड़े, वहां तो पूरे पड़े, बाकी की 3 सीटों में वोट नहीं पड़े, तो वो तो कंबाइंड वोट होगा। नेक्स्ट, फैजाबाद में कौन थे? मौलवी। फैजाबाद में लिख लीजिए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद में है। उसके बाद आ गया बरेली। बरेली में आ गया बेटा आपके पास सिपाही, मतलब सोल्जर, भक्त खान। बरेली में आ गए हैं भक्त खान, और बाद में ये आदमी बरेली से उठकर दिल्ली भी आ जाता है। आपको बताऊं, दिल्ली में वैसे तो बहादुर शाह जफर सेकंड है, जो कि आखिरी मुगल राजा है, बट उनकी चल नहीं रही है, तो बहादुर शाह जफर का कमांडर इन चीफ बन के ये बाद में दिल्ली आ जाता है, और पूरे भक्त खान पूरे दिल्ली को संभालता है। नेक्स्ट, बिहार। बिहार ने क्या लिखा? बिहार में लिख लीजिए जमींदार कुंवर सिंह। बिहार इज जमींदार कुंवर सिंह। जमींदार कुंवर सिंह। और अब मैं आप लोगों को 1857 का रिवॉल्ट कितना खतरनाक था, इसके ऊपर अंग्रेजों का ही लिखा हुआ एक लेटर की 2 लाइन लिखवा रहा हूं जी। और ये लेटर किसने लिखा था? तो लिख लीजिए 6 अगस्त 1857 का लेटर है ये। ऑन 6 अगस्त 1857 एक लेटर लिखा जाता है। और लेटर किसने लिखा? तो ये पूरा की पूरा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। 6 अगस्त 1857 को ये टेलीग्राम भेजा गया था। किसने भेजा? लिख लीजिए ल्यूटिनेंट कॉलोनल टाइटलर। ल्यूटिनेंट को एलटी लिख सकते हो, स्पेलिंग चाहिए तो लिख लीजिए LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट कॉलोनल COLONEL टाइटलर। टाइटलर की स्पेलिंग है TYTLER। Lieutenant Colonel Tytler sent a telegram to his commander in chief, sent a telegram to his commander in chief in which he wrote, और अब मैं जो लिखवा रहा हूं ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, in which he wrote, inverted commas open, our people are tired of, the number of opponents, our people are tired of the number of opponents and constant fighting. Our people are tired of the number of opponents and constant fighting. Every village is against us.
every village is against us, and the landlords are also standing against us, and the landlords are also standing against us. मतलब ये एक लाइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड द लैंडलॉर्ड्स आर आल्सो स्टैंडिंग अगेंस्ट अस. पूरी लाइन को पढ़ने के बाद ना अंग्रेजों को डर समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में अगर एक ल्यूटेनेंट कॉलोनल की पोस्ट का आदमी अपने कमांडर इन चीफ को ये लिख के भेज रहा है कि सर बस गए, हमारे लोग जो है मतलब इंग्लिश फोर्सेस जो है ये तो लड़ लड़ के थक चुकी हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. प्लस क्या, एक एक गांव जहां जहां हम जाते हैं हमको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, हर जगह पिट रहे हैं. प्लस हर एक जमींदार जो है, एवरी लैंडलॉर्ड जो है वो भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो रहा है. वो लैंडलॉर्ड जिसको लैंडलॉर्ड हम लोगों ने बनाया. एक्चुअली क्या होता था ना कि मुगलों के समय ना लैंडलॉर्ड का मतलब होता था केवल एक पोस्ट. जैसे मैं लैंडलॉर्ड हूं, आप मेरे अंडर आ रहे हैं, तो मैं लैंडलॉर्ड, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं केवल एक पोस्ट पर बैठा हूं. जमीन आप लोगों की खुद की जमीनें हैं. तो फिर मेरा काम क्या है? मेरा काम है आप लोगों से टैक्स लेना और अपने बादशाह को जाकर देना. अंग्रेज लोग आते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं कि सर आज से आप सही में जमींदार हैं, मतलब आप रियल में लैंडलॉर्ड है, तो आप लोगों का प्रॉपर्टी राइट मेरे पे ट्रांसफर हो गया. अब मैं हो गया लैंड का मालिक. पहले तो मैं केवल पोस्ट पर बैठा होता था, लैंड के मालिक आप ही लोग थे. तो अब ऐसे लैंडलॉर्ड्स भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए तो आप समझ सकते हो कि 1857 का रिवॉल्ट कितना खतरनाक रहा होगा. अब बात करते हैं इसके रिजल्ट क्या रहे. बट एक पॉइंट मैं स्टार पॉइंट डलवाना चाहता हूं. एक आगरा ही ऐसा था विच वॉज नॉट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट. तो आगरा के बारे में लिख लीजिए, इट वॉज द ओनली सेंटर. स्पेलिंग एक बार बता रहा हूं बेटा, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, कॉलोनल COLONEL, टाइटलर TYTLER. दोबारा सुन लीजिए, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, COLONEL, कॉलोनल, टाइटलर TYTLER. डन बेटा, आगे बढ़ रहे हैं जी. कहां पर था मैं? रिजल्ट्स. अच्छा, आगरा के बारे में लिखवा रहा था. ये आगरा वॉज द ओनली सेंटर वेयर द 1857 रिवॉल्ट डिडंट रीच. आगरा वॉज द ओनली सेंटर वेयर द 1857 रिवॉल्ट डिड नॉट रीच. ये तो ऑलमोस्ट हर जगह ये रिवॉल्ट फैला, आगरा नहीं फैला बस. अब आगरा क्यों नहीं फैला उसके बारे में ये भी है. आगरा स्टार्टिंग से कैंट एरिया था, आज भी आगरा कैंट एरिया है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहां पर सोल्जर्स पहले भी रह रहे थे. तो यहां पर ज्यादातर जो सोल्जर्स की फोर्सेस थी वो यूरोपियन सोल्जर्स थे. हम लोगों ने इंडियन सोल्जर्स को आगरा में नहीं रखा था. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि आगरा के लोग इतने बगावती क्यों नहीं हुए. प्लस आगरा के लोगों को ज्यादा परेशान भी नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना ये लोग बाकियों को परेशान कर रहे थे. तो इसलिए भी आगरा ना इस रिवॉल्ट में नहीं कूदा. अब मैं जल्दी से बात कर लेता हूं, क्या रहा रिजल्ट 1857 के रिवॉल्ट का. भले ही फेल हो गया, मान के चलता हूं फेल हो गया, बट इसका कुछ तो रिजल्ट रहा, और जो रिजल्ट रहा आइए वो लिख लेते हैं. रिजल्ट्स के बारे में लिख रहा हूं. पहला पॉइंट लिख लीजिए, द ब्रिटिश रीगेन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंट्री. द ब्रिटिश रीगेन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय 1859. द ब्रिटिश regained the control of the country by 1859. But in 1858, the British Parliament, but in 1858, the British Parliament passed a new law. But in 1858, the British Parliament passed a new law under which all the rights of East India Company, under which all the rights of East India Company were transferred to the British Empire, under which all the rights of the British East India Company were transferred to the British Empire. Does the revolt
does the revolt marked an end? Does the revolt marked an end to the regime of India Company of Britain? Does the revolt marked an end to the regime of British East India Company of Britain? और ये बात मैंने ना आपको पहले भी मतलब कुछ कुछ शब्दों में पढ़ा दी थी, हालांकि आप बाद में भी पढ़ोगे। गवर्नर जनरल वाइसरॉय मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो स्टार्ट करूंगा तब समझ में आएगा। बट जब मैं मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहा था, मैम आप भी सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, ये कंपनी बनी थी, ठीक है। और इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उसने चार्टर दिया था। चार्टर का मतलब होता है बिल ऑफ राइट्स, मतलब डूज एंड डोंट्स। और उसी चार्टर में लिख दिया था अच्छे से कि फ्रॉम ब्रिटेन ओनली वन कंपनी विल गो टू द ईस्ट इन ऑर्डर टू ट्रेड, एंड दैट वन कंपनी विल बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि इंडिया से आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बोला कि ओनली यू गाइस विल गो एंड परचेज द ऑयल फ्रॉम रशिया। कोई और कंपनी अपने रशियन ऑयल परचेज कर ही नहीं पाएगी, तो बाकी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले कौन? राहुल गांधी, जबकि उनकी कंपनी भी नहीं है बट वो तो बोल ही रहे हैं अडानी अंबानी, साला ही हमेशा वहीं पे रखा है। देखो एक वो इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको एग्जाम क्लियर करने की, समझ रहे ना। हाँ, अब आगे की बात चले तो अब सिंपल सी बात है, जब इंडिया में दंगे होने शुरू हो जाएंगे तब सरकार क्या करेगी? सरकार बोलेगी यार या तो मैं रिलायंस को वापस बुलाऊं, ठीक है, और तो मतलब आप लोगों को राइट्स दे दूं कि आप लोग भी जाओ रशिया से वो करो, क्या कहते हैं, ऑयल परचेज करो। और अगर मैं ये राइट आप सबको दे देता हूं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? आप सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। भाई सबको, पहले तो एक इंसान को मैनेज करना आसान है, आप सबको जो बोल दिया कि जाओ रशिया से ऑयल परचेज करो, तो आप में से एक ऐसा खिलाड़ी जरूर होगा जो पूरी मार्केट खराब करेगा। जैसे जैसे आप लोग अपने अपने दाम पर ऑयल परचेज कर रहे हो, तो आप में से कोई एक आदमी ऐसा जरूर होगा जो थोड़ा सा ज्यादा उसकी बोली लगा देगा। जैसे सबको 50 रुपए बैरल मिल रहा है तो आप बोलोगे सर मैं 60 ले लूंगा आपसे, बट शर्त मेरी ये रहेगी कि सारा ऑयल आप मुझे ही बेचोगे। मार्केट खराब होगी ना। रशिया को तो ऑयल बेचने से मतलब है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत सभी को बैन लगा देगी और सरकार बोलेगी अपन अब खुद जाकर परचेज करेंगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद जाएगी और ऑयल परचेज करेगी, आप में से किसी कंपनी को नहीं भेज रहा मैं अब। और यही काम ना ब्रिटेन के साथ होने लगता है। 1772 में ब्रिटिशर्स को पता लगता है, लाइक सिटीजन्स ऑफ ब्रिटेन, उनको पता लगता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पैसा कमा रही है, कि ब्रिटेन से जाओ तो खच्चर हालत में जाओ और इंडिया से जब वापस आते हो तो भर भर के दौलत आपके पास होती है। इतनी दौलत की कोई अकाउंट ही नहीं है उसका। यहां तक क्लियर है? ठीक है, उन लोगों की जा रही थी आग, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इश्यूज फाउंड। आगे की बात कर रहा हूं। मैं कहा था, हाँ, तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो गलती कर दी हमने चार्टर देके, अब कुछ ऐसा काम करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दाग लग जाए कि इनसे इंडिया नहीं संभल रहा। भाई इनसे इंडिया नहीं संभल रहा, इसलिए इस कंपनी का लाइसेंस हम कर दे रहे हैं कैंसिल, और इंडिया संभालेगी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद, मतलब ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर उस समय राजा रानी चलाते थे, तो वही राजा रानी अब इंडिया भी चलाए। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोग देखोगे बहुत से चार्टर एक्ट आते हैं। मैं चार्टर एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पूछे ही नहीं जाते, फालतू की चीजें नहीं पढ़े। चार्टर एक्ट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट होगा, हर एक एक्ट में आप क्या कर रहे हो? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हो, कम करते जा रहे हो, धीरे धीरे कम करते जा रहे हो। कोशिश कर रहे हो कि बस एक कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, और वो पॉइंट हमने खुद ही दे दिया। 1857 का रिवॉल्ट कंपनी का फेलियर ही तो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आपसे इंडिया संभल रहा होता बहुत अच्छा, तो ये लोग थोड़ी ना रिवॉल्ट करते, और इन लोगों ने रिवॉल्ट किया, इसका मतलब आपने कुछ तो गलती करी होगी, और वो गलती करी है तो रिजल्ट उसका क्या है? 1858 में लॉ पास हो गया जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में जितने भी राइट्स थे, राइट्स का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी, सेंटर्स जो इन्होंने अपने अपने टाइम पर सबको कब्जाया, अब वो सारे सेंटर्स, वो सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश एम्पायर के नाम पर हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट फिर क्या हुआ? अब आपको पता है ना कि कैबिनेट क्या होती है। लाइक एक तो पीएम होगा, और पीएम के नीचे बैठेंगे बहुत सारे मिनिस्टर्स, इन्हीं को कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तो सबको क्लियर है ना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बहुत तरह तरह से बटे होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स,
फिर कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कुछ इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैम 3 तरह के मंत्री बैठते हैं। सबकी नजरें होती है कैबिनेट का पद किसको मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री किसको मिलेगी। लाइक कैबिनेट में आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, ये है कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो एनडीए की गवर्नमेंट में सभी अलाइज को लग रहा था कि कुछ कैबिनेट का पद हम में बटेगा, बट बीजेपी ने कुछ नहीं बांटा। उन्होंने बोला कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ले लो, ये तो सब हम अपने पास ही रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सरकार में कैबिनेट ही होता है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या हुआ यहां पर, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं जी मैं। आपने ब्रिटेन में क्या किया, आपने कैबिनेट, अपने ही कैबिनेट में से एक मिनिस्टर को बना दिया मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे ये समझ लो कि आपके पास बहुत सारी मंत्रालय हैं भारत में, आपके पास फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपने इसी में एक में वो बना दी मिनिस्ट्री, इंडिया मिनिस्ट्री। ठीक है, और इंडिया मिनिस्ट्री को काउंट किया कैबिनेट में। इसका मतलब इंडिया मिनिस्ट्री को जो हेड करेगा मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ। तो आपने एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया इंडिया मिनिस्टर, और उस कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए कि वो इंडिया के ऊपर अच्छे से बातचीत कर सके, आपने एक काउंसिल बनाई, और उस काउंसिल में जो लोग रखे वो लोग इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ, ये इंडिया में नहीं बैठा हुआ, ये ब्रिटेन में बैठा हुआ, तो ब्रिटेन में बैठे उस इंडिया मिनिस्टर को ये काउंसिल एडवाइस करेगी कि सर इंडिया के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, और ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये आदमी लेगा जो इंडिया मिनिस्टर है। ठीक है, अब क्या ये इंडिपेंडेंटली लेगा? नहीं, ये राजा से पूछेगा, क्योंकि राजा तो सरकार चला रहा है इस समय। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोग जो भी ब्रिटेन में फैसला लेंगे वो आखिरकार इंडिया में इंप्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि आप लोग तो सब ब्रिटेन में बैठे हो। तो इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल चले आ रहे थे ना अभी तक, उसी गवर्नर जनरल का नाम बदलकर आपने उसको वाइसरॉय बोल दिया। अब गवर्नर जनरल कोई नहीं होगा, अब वही गवर्नर जनरल इंडिया में वाइसरॉय के नाम से माना जाएगा। अब वाइसरॉय क्या करेगा, वाइसरॉय केवल ऑर्डर फॉलो करेगा जी। कौन से ऑर्डर? जो ब्रिटेन में बैठा हुआ कैबिनेट मिनिस्टर ले रहा है। इतना क्लियर हुआ? मैं यही पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट was appointed as Minister of India. A member of British cabinet was appointed as Minister of India, and a council named India Council was formed, and a council named India Council was formed, and a council named India Council was formed to assist the minister, to assist the minister. और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, the Governor General of India was given the rank of Viceroy. The Governor General of India was given the rank of Viceroy. अब जो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा उसको समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या लिखवाया। ब्रिटेन में बैठा हुआ एक कैबिनेट मिनिस्टर, नाम है इसके पद का मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसकी हेल्प के लिए ब्रिटेन में ही बनाई इंडिया काउंसिल। ये दोनों ब्रिटेन में है। ये दोनों जो भी फैसले लेंगे, जो भी डिसीजन इन लोगों के द्वारा लिया जाएगा, वो डिसीजन जो होगा वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा इंडिया में बैठे वाइसरॉय को, और इस वाइसरॉय को इन लोगों के हिसाब से काम चलाना है। अब वाइसरॉय का मतलब क्या है? वाइसरॉय का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश किंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटेन में जो भी बैठा है इस समय, राजा हो या रानी हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, जो इंडिया में बैठा है वो वाइसरॉय कहलाएगा। जहां तक समझ में आया, इस तरीके से पूरा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने। 1858 का लॉ है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर अब आप समझ रहे होंगे कि 1857 का रिवॉल्ट भले ही अनसक्सेसफुल रहा हो,
बट अपने मोटिव्स को, अपने एम्स को अचीव करने के लिए तो ये सक्सेसफुली रहा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो संभाला था मोर्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो गई। यही तो काम किया था जी, और यही काम हुआ था यहाँ पर, और इसी के लिए आप लोगों ने रिवॉल्ट छेड़ा था। वो रिवॉल्ट आप लोगों का यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। इतना क्लियर है। अब लास्ट हेडिंग डालेंगे बस, उसके बाद आप लोगों की हिस्ट्री खत्म, और ये चलेगी 3 दिनों तक लास्ट हेडिंग, क्योंकि ये लास्ट है वैसे, बट इस पूरी लास्ट हेडिंग में आप सारे गवर्नर जनरल पढ़ोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन बताऊंगा, महात्मा गांधी का इंडिया में कब आना हुआ, कब महात्मा गांधी ने पैंट उतारी और लुंगी पहनी, सॉरी मतलब कब इन्होंने भारत की कमान अपने हाथों में संभाली, कब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, कब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आपको आगे लेकर गए, कब महात्मा गांधी ने सब त्याग दिया, मोह माया, फिर इन्होंने अपनी फैमिली पर ध्यान देना शुरू किया। मतलब पढ़ेंगे हम, काफी कुछ किया है महात्मा गांधी ने। आज भले ही बापू नहीं रहे छोटे छोटे बापू आज है। आगे की बात करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने कब चलाया, दांडी मार्च क्या होती है, क्या किया महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में, और जब इनसे कुछ नहीं हो पाया तब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद हमारा देश पापा बन गया। हमने 2 बेटों को जन्म दिया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया का बंटवारा हो गया, और उसके बाद हमने जो 2 बेटे पैदा करे वो दोनों ही निकम्मे निकले, और उसमें से एक बना बांग्लादेश और दूसरा तो अभी तक पिट रहा है। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में को कभी कभार लाइक शॉर्टेस्ट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड लगती है। 1947 में देश आजाद हुआ इनका, और उसके बाद पापा से 4 बार भिड़े और चारों बार पिटे। मतलब क्या पढ़ा होगा तुम पाकिस्तानी बच्चों को कि बेटा इंडिया से हमारी 4 जंग हुई, और इतिहास गवाह है हम एक भी नहीं जीते, और इस बार अगर 5वीं जंग हुई तो हमारा देश ही नहीं बचेगा। तो ये मुझे लग रहा है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मेरी मौत का कारण बनेगा पाकिस्तान में। मैं कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर देता हूँ इन लोगों को। चलिए आगे चल रहे हैं जी, आइए टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है आप लोगों का गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बना दिया। तो जैसे आपकी फर्स्ट क्लास है, आप भी बीच में से आए थे शायद, एंशंट तो आपके साथ भी पूरा नहीं हुआ ना मेरा, नहीं, और आप लोगों के साथ तो हुआ ही नहीं। खैर, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी हमारे पास रखे हुए हैं, उसको एक बार देखना शुरू कीजिए। तब तक मैं बाकी के कोर्स के ऊपर आपको लेके चलूंगा। जैसे ज्योग्राफी आपके पास है, जनरल साइंस में बिल्कुल एक दिन में खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं है उसमें। इकोनॉमिक्स भी आपका एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में टाइम लगेगा। एक बार मुझे इंडियन पॉलिटी भी देखना पड़ेगा, कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को। इंडियन पॉलिटी कॉम्पिटेटिव वाली, मैं आपकी वो लीगल उसकी पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। लीगल पॉलिटी में तो आप आर्टिकल वाइज आर्टिकल चलोगे आगे। अब मैं इंडियन पॉलिटी में लाइक प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस तरीके से चुनी जाती है, सरकार कैसे बनती है, गवर्नर कौन होता है, क्या पावर्स होती है गवर्नर की, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जर्नली जो होते हैं वो सब चीजें मैं देखता हूँ। कोई और पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो टॉपिक शुरू करेंगे। केवल 3 सब्जेक्ट्स ही टाइम लेते हैं कवर करने में। हिस्ट्री जो आप कर चुके हैं, उसके बाद पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी टाइम लेगी, ठीक है। वैसे तो इसका जो लेडर होता है वो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमारी खत्म होती है तो इंडियन पॉलिटी शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है, तो वो सारा कुछ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रॉबर्ट क्लाइव। मैं आप लोगों को टाइम पीरियड भी लिखवाऊंगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा यहां पर ना अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल करके चलेंगे। बहुत कुछ है यहां पर सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ने के लिए, बट हम सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सब पढ़ेंगे तो फिर हम यही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं केवल इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आप लोगों को बताऊंगा, और ये सारी चीजें। उससे पहले मैं एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं ताकि दिक्कत ना आए। रॉबर्ट क्लाइव जैसे जो इंसान यहां पर है, बट इसको भी पढ़ने से पहले एक गजब चीज सुन लो। क्या पढ़ा रहा था, ये वाला सेंटर है बॉम्बे,
दिस वन इज मद्रास और ये वाला सेंटर है बंगाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये भारत में 3 हेडक्वार्टर हुआ करते थे, लाइक 3 हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर में बैठता है हमेशा कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वैसे तो भारत में हर कंपनी का एक ही होता है, हर देश में एक ही होता है, बट ये पागलों ने हमारे भारत में 3 सीईओ भेजे, तो यहाँ पर अलग अलग सेंटर में अलग अलग गवर्नर बैठे हैं। यहाँ पर सीईओ को गवर्नर कहा जाता है। तो यहाँ पर गवर्नर बॉम्बे में बैठेगा गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बंगाल में बैठेगा गवर्नर ऑफ बंगाल, और मद्रास में बैठेगा गवर्नर ऑफ मद्रास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इंप्लीमेंट होना हो तो तीनों के सिग्नेचर चाहिए। अगर तीनों की साइन नहीं है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो प्रपोजल भारत में लागू ही नहीं होगा। देखते ही देखते दिक्कतें बढ़ने लगी, क्योंकि तीनों को ऑन बोर्ड लेना बड़ा मुश्किल है। कंपनी एक तो चीफ भी एक ही रखो ना यार। और ये बात इन लोगों को समझ में आई बहुत बाद में। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का केवल गवर्नर है। अंग्रेजों को लगता है यार इसमें से किसी एक गवर्नर को तो स्पेशल राइट्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे में एक लॉ पास होता है। लॉ था रेगुलेटिंग एक्ट 1772। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। सारे लॉ पार्लियामेंट में पास होते हैं, लागू भारत में हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास हुआ ये लॉ रेगुलेटिंग एक्ट। इसने क्या किया? इसने दोनों गवर्नर को तो गवर्नर ही रहने दिया, केवल बंगाल वाले गवर्नर का नाम बदलकर इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये नाम चेंज किया रेगुलेटिंग एक्ट में। इतना समझ में आया जी? अब ये दोनों गवर्नर अभी भी बैठे हुए हैं, इनको हटाया नहीं गया। फिर बाद में अंग्रेजों को समझ में आया कि यार इन दोनों को बिठाने का क्या ही मजा, इनको हटाओ और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाओ। इतना समझ में आया? अभी तो ये गवर्नर जनरल बंगाल का है, बट अच्छी बात क्या हो गई कि तीनों गवर्नर्स में से इस गवर्नर जनरल को थोड़े स्पेशल राइट्स मिल गए, क्योंकि ये गवर्नर जनरल बन गया, बाकी तो गवर्नर ही बचे। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद क्या हुआ थी? हाँ जी, इसके बाद अंग्रेजों को थोड़ी सी और अकल आई। 1833 में ये चार्टर एक्ट पास करते हैं। चार्टर एक्ट 1833। और इस चार्टर एक्ट ने क्या किया? इस चार्टर एक्ट ने बाकी के दोनों गवर्नर्स को हटा दिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले बन चुका है इसका नाम दोबारा चेंज हुआ और अब इसको बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूं आपको, केवल एक बंगाल के गवर्नर के नाम बार बार चेंज हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि आखिरी गवर्नर बंगाल का कौन था जो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है जो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना। इतना क्लियर हुआ? और उसके बाद जो तुमने लॉ मेरे साथ लिखा 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ पास किया ना, जिसका मैंने नाम नहीं लिखवाया, उस लॉ का नाम अगर लिखना चाहते हो तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस लॉ ने बताऊं क्या किया? इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दोबारा बदला और अब इसको वाइस रॉय कहा जाने लगा। समझ में आई बात मेरी? मतलब एक इंसान के नाम यहां पर 3 बार बदल रहे हैं। सीरीज वाइज बता रहा हूं मैं आपको। 1773 में पहली बार बदला, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। 1833 में दोबारा बदला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया। 1858 में दोबारा बदला और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बदलकर वाइस रॉय ऑफ इंडिया हो जा रहा है और यही वाइस रॉय है जो अब 1947 तक कंटिन्यू करेगा। इतना क्लियर हुआ जी? अब यहां पर एक गजब चीज देखने वाली है कि गवर्नर जनरल ये केवल कंपनी के होते थे भारत में, क्योंकि 1858 में तो कंपनी खत्म होगी ना। जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को टेक ओवर किया तब बस वाइस रॉय ही अपॉइंट होते रहे। वाइस रॉय का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और ये सब कौन थे? ये केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और कंपनी का रूल तो आप लोगों में से लिख चुके हो कि 1858 में खत्म हो गया। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। ये अपना शॉर्ट समरी बनाना चाहते हो तो बना लो एक बार। थोड़ा हिस्ट्री इमेजिनेशन का काम है, थोड़ा बहुत इमेजिनेट करोगे तो मजा आएगा। ज्यादा मत करना नहीं तो घूम जाओगे, बस उतना ही जितना मैं करवा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले तो मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको बता दूं।
रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये इंसान था बस गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन है ये? गवर्नर ऑफ बंगाल है। और कब कब रहा? 1757 से 1760, ये इसका फर्स्ट टाइम पीरियड था, 1757 से 1760। उसके बाद इसको दोबारा बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल 1765 से 67। तो आपने क्या लिखना है? रॉबर्ट क्लाइव और ब्रैकेट में इसका टाइम पीरियड डाल दो जो कि 2 है, 1757 से 60 एंड 1765 टू 67। 1772 में तो ये भारत छोड़ के चला गया था। 1772 में ये पहुंचा ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने भाई साहब इसको पकड़ लिया पार्लियामेंट ने। ब्रिटेन में क्यों पकड़ा? क्योंकि 18 साल की उम्र में तो ये भारत में आया था और तब इसके पास कुछ नहीं होता था, और जब ये इंडिया से गया तो भाई अरबपति। और देखो, आग तब तक नहीं लगती है जब तक तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो सबके पास ऑल्टो ही हो, मतलब एक ही जैसी गाड़ी हो। और जब तुम्हारा ही पड़ोसी स्कॉर्पियो ले आए, हो, फिर तुम्हें लगती है बिल्कुल ऐसी अनदेखी सी आग। कॉन्ग्रेचुलेशन तो तुम बोलते ही हो, पर तुम्हारा मन करता है बस 4 दिन में इसकी गाड़ी ठुक जाए, फिर मेरे मन को ठंड मिलेगी। तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर केस पड़ा कि सर आपने करप्शन किया है इंडिया में बहुत सारा, इतना पैसा आप कमा ही नहीं सकते। और इनके ऊपर चला इंपीचमेंट जो मोशन चलता है राष्ट्रपति के ऊपर। इंपीचमेंट में कुछ साबित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सारे ही चोर है ना, किस किस को धरोगे यार? ऑलमोस्ट सारे ही चोर थे, और जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। उसके 3-4 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, इस आदमी ने आत्महत्या ही कर ली, ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है जी, आइए चलते हैं, इसके बारे में पूरा इतिहास लिखवाता हूं मैं आपको। लिखिए फर्स्ट, बस मुझे 1 मिनट दे दो। पेन के ऊपर कुछ लिख के लाया मैम, ठीक चेंज कर लो ना मैम। चलो कोई नहीं, बंद कर सकते हो, ज्यादा ठंड लग रही है। क्या हाथ पैर ठंडे हो गए क्या? जी लिखिए। इन 1743 when he came to Madras, in 1743 when he came to Madras, he was just 18 years old. In 1743 when he came to Madras, he was just 18 years old. मात्र 18 साल की उम्र थी इनकी। He was just 18 years old. Next point, in 1767, after becoming governor twice, आपने पढ़ लिया कि ये 2 बार गवर्नर बना, 1757 से 60, 65 से 67। In 1767, after becoming governor twice, he left India forever. He left India forever. In 1772, he had to explain himself. He had to explain himself on corruption charges. He had to explain himself on corruption charges in British Parliament. But he was acquitted of the charges. कुछ प्रूव ही नहीं हो पाया, but he was acquitted of the charges. And later he committed suicide in 1774. In 1774. और जब इसने सुसाइड किया था तब अप्रोक्सीमेट 49-50 की उम्र रही होगी इनकी। तो आपसे उम्र तो पूछेंगे नहीं। अब इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने किया क्या, इसके अचीवमेंट्स क्या थे, तो लिख लीजिए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट। उसके बाद तो आप तो जानते ही हैं
सिराजुद्दौला को भी इसी ने मारा था, बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, तो पहला कंकरर लिखिए, सॉरी पहली अचीवमेंट लिखिए, ही स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट, ही स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, he started dual government in Bengal, he started dual government in Bengal, इसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चलाई। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या होता है जी? अगर थोड़ा सा याद करो ना, मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला मारा गया, सिराजुद्दौला मारा गया तो उसके बाद आपने मीर जाफर को बना दिया था। मीर जाफर कौन है? सिराजुद्दौला का ही सेनापति था। जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो उसको समझाया गया था कि भाई तू दिखने का राजा है, बस लोग तेरे को राजा मानते हैं, तू बस दिखने का राजा है, पीछे से जो राजा है ना एक्चुअली में जो बंगाल चलाएंगे वो अपन होंगे, वो कंपनी चला रही है, तो तुम तो केवल एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, टैक्स वैक्स सब हम लेंगे। इसको डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब कि एक तो हो गया पपेट किंग जो सबको दिख रहा है, और एक हो गया रियल किंग जो किसी को नहीं दिख रहा। तो ही स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, और इसको कहते हैं डायआर्की, इसको ब्रैकेट में लिख देना, डायआर्की सिस्टम। कभी के बार यहां पे डुअल गवर्नमेंट नहीं बोला जाता, डायआर्की बोला जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये ऑलमोस्ट किस्सा रहा रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव को लोग कनकरर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, तो लिख लीजिए ही वॉज फेमस एज कनकरर ऑफ इंडिया। हम नहीं बोल रहे इसे कनकरर ऑफ इंडिया, इसके एडमायरर्स इसको बोलते थे। तो ही वॉज फेमस एज कनकरर ऑफ इंडिया। और इसको कनकरर क्यों कहा जाता था, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ही किल्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। ही किल्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। ही किल्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। चलिए जी, उसके बाद अगला आ रहा है, और अगले इंसान का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट वन इज वॉरेन हेस्टिंग्स। और अभी तक आपको बता दूं केवल दो ही ऐसे ब्रिटिश गवर्नर हुए हैं जिनके ऊपर सिस्टम चला है, लाइक सिस्टम इन द सेंस कि करप्शन का चार्जेस लगा रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, और वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था इंपीचमेंट मोशन। तो आप लोगों से ना पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर के ऊपर इंपीचमेंट मोशन चलाया गया था मिस गवर्नेंस के लिए, तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। और किस इंसान को पकड़ा गया था करप्शन के चार्जेस पर, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो जल्दी से पहले मैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में इनका इंपीचमेंट वाला लाइन बता दूं, उसके बाद इन्होंने इंडिया में क्या किया मैं वो समझा दूंगा। तो लिख लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स रिटर्न। अच्छा, उससे पहले इनका टाइम पीरियड भी ब्रैकेट में लिख लो, 1772 से 74। हाँ, बंगाल के गवर्नर रहे हैं 1772 से 74। लिखिए इनके बारे में। Warren Hastings returned to England. Warren Hastings returned to England in 1785. हाँ जी, in 1785. Then Edmund Burke, EDMUND, Edmund, BURKE, Burke. Edmund Burke accused him of misgovernance in Bengal. Edmund Burke accused him of misgovernance. Edmund Burke accused him of misgovernance of Bengal. As a result, Hastings was impeached. As a result, Hastings was impeached. Hastings was impeached, which continued for 7 years in British Parliament. Which continued for 7 years in British Parliament, and ultimately he was acquitted. And ultimately he was acquitted. अच्छा, एक यहाँ पे टाइम पीरियड में गलती हो गई, इसको 1772 को ना वही रहने देना, 74 जहां पे लिखवाया 74 को काट के 85 कर दो,
एक 1772 से 1785 तक रहा ये। ठीक है, अब इस आदमी ने क्या किया, आइए बात कर लेते हैं। पहला, फर्स्ट, ही अबॉलिश्ड डायआर्की सिस्टम ऑफ बंगाल। ही अबॉलिश्ड डायआर्की सिस्टम ऑफ बंगाल। इसने बंगाल में चलने वाली वो डायआर्की सिस्टम को जड़ से हटा दिया। ही अबॉलिश्ड डायआर्की सिस्टम ऑफ बंगाल। एक मिनट दीजिएगा बेटा। हाँ, ही अबॉलिश्ड डायआर्की सिस्टम इन बंगाल। और डायआर्की सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि डायआर्की सिस्टम का मतलब ये वो पपेट राजा आप और पीछे का राजा मैं। बट इसने बोला कि नहीं यार हटाओ, असल राजा बनते हैं, लोगों के सामने आते हैं और बताते हैं कि अब असली में कौन संभालेगा इसे। तो इसने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया संभाला, कहा जा सकता है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was passed. Regulating Act 1773 was implemented, लिखो। Regulating Act of 1773 was implemented, as a result of which Governor of Bengal now became Governor General of Bengal. As a result of which Governor of Bengal now became Governor General of Bengal. तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि यही आदमी आखिरी गवर्नर भी था और यही पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना। रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, 67 में तो वापस चला गया ना। टाइम पीरियड देखो मैंने क्या लिखवाया वॉरेन हेस्टिंग्स का, 1772 से 85। और इसी के टाइम पीरियड के बीच में 1773 में आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय ये ऑलरेडी गवर्नर ऑफ बंगाल की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसी आदमी को चेंज करके आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कर दिया। क्लियर में? आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, Asiatic Society of Bengal was founded by William Jones in 1784. Asiatic Society of Bengal was founded by William Jones in 1784. क्या था एशियाटिक सोसाइटी का काम? एशियाटिक सोसाइटी का काम था केवल एक, इंडिया में जो संस्कृत में, इंडिया में जो पर्शियन लैंग्वेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, सभी किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ताकि ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ पाए कि इंडिया का कल्चर क्या है, ये किस तरीके से रूल करते हैं, तो ताकि आप लोगों को रूल करना आसान हो जाए। सिंपल बात, जैसे आज मतलब मैं सुन रहा था इलेक्शन के बाद, जब भी देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग अयोध्या में हारे, वो भी ये इतना सब कुछ करने के बाद। तो यहाँ पर अखिलेश यादव वाज एक्चुअली एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट्स भाषण, मतलब प्रेसिडेंट जब स्पीच देते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन चलता है 3-4 दिन पार्लियामेंट। तो उसी डिस्कशन में इन्होंने एक लाइन बोली राम के ऊपर, दैट राम रची राखा, ही सेड दैट। इसका मतलब क्या है कि जैसा ने राम भगवान ने जैसे लिखा हो वैसा ही होता है। तो सिंपल बात, ये लाइन जो है ये बहुत ज्यादा दुखती नफ्स पकड़ लेती है, खास करके उन लोगों की जो इस पूरे इंडिया अलायंस को बोल रहे थे कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड अलायंस है, ये एंटी हिंदू अलायंस है। तो ये सब चीजें, ऐसी लाइंस ना कभी कभी नेता को कनेक्ट कर देती है जनता के साथ कि यार ये तो क्योंकि धर्म तो इंडिया में आपको पता ही है, कुछ हो या ना हो, धार्मिक चीजें तो बहुत आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट यही चाह रही है। सोचो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंसान, एक ब्रिटिशर इंडिया में आकर आप लोगों के शास्त्र आप ही के साथ इस्तेमाल कर रहा है और वो आप ही लोगों को, आप ही के महापुरुष के बारे में बता रहा है, तो तुम लोगों को एकदम से स्ट्राइक करेगा ना, भाई साहब ये तो इंडियन भले ही ना हो बट कल्चर तो इसको सारा पता ही है, तो शायद ये अच्छे से रूल कर पाएगा हम लोग। जैसे हर नेता तुम्हारा पागल बनाता है ना कि मैं पढ़ा लिखा हूं और पढ़ा लिखा नेता सरकार बढ़िया चला सकता है। फिर तुम लोगों ने जिताया 2014 में केजरीवाल को, फिर केजरीवाल को जिताया, दोबारा जिताया, उसके बाद फिर इसने बोला कि अब मैं ज्यादा पढ़ लिख गया हूं, अब मैं तुम्हें शराब सिखाऊं। फिर इन्होंने शराब पिलाई 1+1 ऑफर में, फिर तुम्हें बोला कि एक पेटी से क्या बनेगा, एक और लो। तो उसके बाद इनको धर लिया और देखो यार गजब का टोपीबाज आदमी है। दिल्ली पुलिस के सामने तो बयान दे रहा है कि
मनीष सिसोदिया को सब पता है, like he is the man behind all the conspiracy. And when he was like produced in the court, he said मेरे को तो डरा धमका कर बयान लिया सर इन्होंने, मैंने तो नहीं बोला कुछ, मेरे हिसाब से पुलिस रिमांड पर भेजो इसे, मजा आएगा। अभी तो खैर इनकी जुडिशियल कस्टडी ऑन है, और जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर वॉर्चर नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए ना, आपको तो पता होगा ही। पुलिस कस्टडी में मजा आता है, तो कैसे कि आपके बिल्कुल गले में वो दे दिया जाता है डंडा, और फिर कोशिश करती है पुलिस वाले पीछे से निकाल ले, फिर तुम सब कुछ उगलते हो सारी चीजें। टॉर्चर के बड़े तरीके होते हैं भाई पुलिस वालों के पास, दिल्ली पुलिस तो खास करके, ये यूपी पुलिस से सीख कर आए हैं। जैसे यूपी पुलिस वाले क्या करते हैं ना, आपको हवालात में रखेंगे 3-4 दिन, बिल्कुल भूखा प्यासा, कोई पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी आप लोगों को, और तुम्हारे बिल्कुल सेल के बाहर बिरयानी खा रहे होंगे, तुम्हारे मुंह में पानी ना आए, तुम्हारा गला सुखा देंगे, बिल्कुल एक बूंद पानी की नहीं मिलती। इसको कहते हैं टॉर्चर विद जीरो हार्म, क्योंकि कुछ दिखना नहीं चाहिए ना बॉडी पर कि तुम पिटे थे। चलो आगे बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूं कि कैसे मारना है किसी को, मैं केवल सुनी सुनाई बातें आपको सुना रहा हूं। आगे चल रहा हूं जी। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में केवल एक पॉइंट, और वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड खत्म, लिख लीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अच्छा काम किया। देखिए, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड civil and criminal courts were established. During his time period, civil and criminal courts were established. Civil and criminal courts were established in each district of Bengal. In each district of Bengal. In each district of Bengal. बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में इसने एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट, आज भी होता है। बंगाल के नहीं, आज पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों को ये मिल जाएगा। सिविल कोर्ट को कहा जाता है दीवानी अदालत, दीवानी लिख लीजिए यहां पर, और क्रिमिनल कोर्ट्स को हम लोग फौजदारी अदालत बोलते हैं आज भी। अगर आपने किसी को लाइक सिविल मैटर में आ जाता है, मैट्रिमोनियल केसेस सिविल मैटर में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी केसेस, ठीक है, कि अपने किसी को आपने थप्पड़ जड़ दिया हो, किसी की कंबल कुटाई कर दी हो, तो ये सब सिविल मैटर्स में आता है। और क्रिमिनल मैटर्स में आता है रेप का इशू, मर्डर का इशू, ठीक है, रॉबरी वगैरह भी ये लोग क्रिमिनल मैटर्स में ले लेते हैं। तो आज भी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 अलग अलग आपको वो दिखेंगे पवेलियन, एक सिविल पवेलियन दिखेगा, एक क्रिमिनल दिखेगा, और ये दोनों जनरली होते पास पास में ही है। यूपी में एक ऐसा स्टेट है, ये दोनों ही पवेलियन बहुत दूर दूर बनाए गए हैं हर जगह से। तो अब आगे बात कर रहे हैं जी। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल, अब समझ में आ रहा है ना, अब जितने गवर्नर आएंगे वो सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, क्योंकि ये आदमी ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शुरुआत कर दी है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद इंडिया में अगला इंसान जो आया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आदमी है। 1786 में आया, 1793 तक रहा, 1786 to 93। मैम ज्यादा ठंड लग रही है ना, तो एक काम करो, बंद कर दो, नहीं तो उसको रिवॉल्विंग करके ऊपर कर लो। जा नहीं रहा, अब वो नीचे आ गया। अच्छा, मेरे को होना चाहिए था वहां पे पढ़ाने के लिए, तुमने पैसे दिए ना, हम तो ले रहे हैं, हमको क्यों इसी मिलेगा। आगे चल रहे हैं, हमारा तो घर का भी उतरवा लें। 1786 से 93 लिखिए पहला, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज। देखो, क्योंकि तुम लीगल की जानकारी पढ़ रहे हो तो मैं लीगल से रिलेटेड मैटर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज। कोडिफाई क्या होता है भाई? हाँ, एक जगह इकट्ठा करना, उसको लिखना, एक बुक बना देना ताकि लोग आराम से पढ़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मैन सेपरेटेड the administration from judiciary. This man separated the administration from judiciary. इसने बोला ये 2 अलग अलग काम है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पड़ता है, जुडिशरी न्याय करती है आप लोगों से, ये दोनों काम एक इंसान को दे देंगे तो डिजास्टर हो जाएगा। तो दिस मैन सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशरी। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया।
दिस इज द रीजन वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। बट हम बोलते नहीं है इसे, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। अगर तुमने बोला इस आदमी को तो फिर तो भाई मजा आ जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो नादान बालक है उन्हीं के ऊपर बलि चढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज विजय हो जाती हैं। तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। कहा जाता है कि अगर जस्टिस जुडिशरी से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अलग नहीं किया जाता होगा तो इंडियन सिविल सर्विस कभी बन नहीं सकती थी, क्योंकि सिविल सर्विस का काम है केवल एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, जुडिशरी का काम नहीं संभालता एक सिविल सर्वेंट। आगे, ही इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793। He introduced the permanent settlement system in 1793। अब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है यार? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत सिंपल साफ शब्दों में बताऊं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स वसूलने के तरीके बना रही है कि आप लोगों से टैक्स कैसे कैसे वसूला जाए, और इसके लिए इन लोगों ने 3 सिस्टम बनाए थे। एक परमानेंट सेटलमेंट बनाया, उसके बाद एक बनाया रैयतवाड़ी, रॉयतवाड़ी जिसको बोलते हैं, और तीसरा था महालवाड़ी। ठीक है, तो ये अलग से मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। कॉर्नवालिस खत्म होते ही मुझे 3 सेटलमेंट सिस्टम पढ़ाने हैं आप लोगों को ब्रिटिशर्स के। परमानेंट अलग से पढ़ाऊंगा, रॉयतवाड़ी किसने बनाया वो पढ़ोगे, और महालवाड़ी। ठीक है, ये तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन वैसे कम ही आता है, बट अगर बाय चांस आ गया तो आप लोग के पास जानकारी पूरी होगी, क्योंकि अभी तक ना नोट्स बन के तैयार नहीं हुए हैं, तो मैं आप लोगों के बेहतरीन नोट्स बनवा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री के अभी तो सभी के नोट्स रिव्यू चल रहे हैं, तो जब तक मिलेंगे तब तक तो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का मेरे साथ कोर्स। देखो सच्चाई बोलनी चाहिए, फालतू में मैं तुम लोगों को लॉलीपॉप खिलाता रहूं कि नहीं नहीं बेटा आ गए बस। आगे चल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा मैंने बोला था। 1793 का ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल दो छोटी सी, परमानेंट सेटलमेंट। और ये क्यों लोगों को बहुत खतरनाक लग रहा था इसके बारे में भी बता दूं। लिख लीजिए, अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर एवर, इसलिए इसको परमानेंट सिस्टम बोला। अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर एवर। अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर एवर। नेक्स्ट पॉइंट, द kings and talukdars were recognized as landlords. The kings and talukdars were recognized as landlords. The kings and talukdars were recognized as landlords, and they were entrusted with the responsibility of collecting taxes, and they were entrusted with the responsibility of collecting taxes from farmers, and paying revenue to the company. Collecting taxes from the farmers and paying revenue to the company. आपने शायद मुझसे पूछा नहीं था कि कब अंग्रेजों ने एक्चुअली में एक लैंडलॉर्ड को एक्चुअल लैंडलॉर्ड बनाया। लैंडलॉर्ड अभी तक तो पोस्ट था, ये है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसमें एक लैंडलॉर्ड अब असली में लैंडलॉर्ड बन रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया मैं नहीं जाऊंगा फार्मर टू फार्मर अपना पैसा मांगने, हमने तो आपको लैंडलॉर्ड बना दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जमीन का टैक्स आप पे करोगे। ठीक है, और अगर बाय चांस आपने टैक्स पे नहीं किया ना सर, मैं आपकी जमीनें बेचकर किसी और को दे दूंगा, ऑक्शन कर दूंगा मैं आपकी जमींदारी को। यहां तक समझ में आया? अभी तुम नए नए लैंडलॉर्ड बने हो, ऑक्शन थोड़ा ना होने देंगे इतनी जल्दी। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फेल क्यों मारा? मैंने आप लोगों को बोला आप सब लैंडलॉर्ड्स हैं, पहले आप मतलब एक क्या कहते हैं, पहले लैंडलॉर्ड केवल एक पोस्ट था, अब आप सही में जमीनों के मालिक बन गए हैं। मैंने आप लोगों को बोला मुझे 200 रुपए आप लोगों को देने हैं महीने के, मुझे नहीं पता आप कैसे भी लेकर आओ, मुझे 200 चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने नीचे बैठे फार्मर्स पे डंडा बजा रहे हो, उनसे तुम 2-2 हजार रुपए ले रहे हो। मुझे तो 200 चाहिए ना, तुमने उसमें से दिए 200 मुझे, 1800 आपकी जेब में गए।
इतना क्लियर हुआ? कल को फार्मर्स बहुत अच्छा कमाने लग गए, भाई कभी तो टाइम बदलेगा ना। आज अगर फार्मर्स कमा रहे हैं 3,000, तो आज से 10 साल बाद तो 30 कमाएगा, या चलो 5 कमा लेगा, मगर 3 तो नहीं कमाता ना, उससे ज्यादा ही कमाएगा। तो कल को अगर फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टैक्स नहीं बढ़ रहा, क्योंकि टैक्स तो परमानेंटली फिक्स कर दिया ना। बात समझ में आई मेरी? आज के समय मैंने बोला कि आपको इनकम टैक्स मुझे पे करना है 20,000 रुपए महीना, नो मैटर हु यू आर एंड अपना हाउ मच अपने क्या कहते हैं योर इनकम इज। आई हैव मेड द इनकम टैक्स स्टैटिक विच इज 20,000 रुपीज पर मंथ। मुझे नहीं पता आप कितना कमा रहे हैं। आज के 50 सालों के बाद, लाइक 50 इयर्स डाउन द लाइन, 2074, क्या उस समय भी आपकी इनकम सेम होगी? चलो आप तो नहीं रहे होंगे, मैं भी नहीं रहूंगा तब तक, बट क्या इनकम सेम होगी उस समय? एक स्टैंडर्ड इनकम भाई ज्यादा हो जाएगी ना। तो बट सरकार ने तो बोला 20,000 रुपए परमानेंटली फिक्स कर रहा हूं, तो वहां पर उस साल ये लॉ फेल मार जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पर अब सरकार लॉ को चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी लिख ही दिया है कि परमानेंटली फिक्स कर रहे हैं यार हम। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट का जो बेनिफिट है ना, ये एक्चुअली में जमींदारों को हुआ। फार्मर्स तो अभी भी पीसी रहा है ना, क्योंकि तुम तो फार्मर की सारी इनकम वसूल रहे हो। तुम्हें तो सरकार को केवल 200 पे करना है। अगर फार्मर 30,000 भी कमा रहा है, तो तुम 29,800 रुपए ले रहे हो, जिसमें से तुम 200 रुपए सरकार को दे रहे हो, और अपना 29,600 अभी भी तुम्हारी जेब में ही जा रहे हैं। इतनी मेरी बात सबको समझ में आई? तो इसलिए ब्रिटिशर्स को लगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेकार है यार, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसकी अच्छी बात क्या थी कि इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को केवल कुछ पार्ट्स पर ही लागू किया गया था, पूरे इंडिया पर नहीं लागू किया। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओनली ओवर द पोर्शंस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। It was implemented only over the portions of Bengal, Bihar, Odisha. Bengal, Bihar, Odisha. चलिए जी, ये हो गया आप लोगों का कॉर्नवालिस। अगला इंसान आ रहा है लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली के बारे में हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा चुका था, अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो, सब्सिडरी अलायंस बताया था, वो इसी की दिमाग की उपज है। 1793 से 98 के बीच में ये आदमी आया। लिख लीजिए, ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ। देखो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे ना, तो खुद की तारीफ खुद ही कर लो, और वो तुम्हें इससे सीखना चाहिए। ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। इतनी फेंकी इस आदमी ने। He described himself as Bengal tiger. Next, he introduced the subsidiary alliance. He introduced the subsidiary alliance. और मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्सिडरी अलायंस में कौन कौन से पोर्शंस कैप्चर हुए थे, लाइक मतलब किन किन राज्यों ने कब कब अलायंस को एक्सेप्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो पढ़ाया था मैंने, लिखवाया ना उसमें। जैसे पहला गया था सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, ये लिखा था ना आपने। सब्सिडरी अलायंस को कब कब किस किस ने साइन किया, ये लिख लो। सबसे पहले हैदराबाद 1798। पूछा जाता है कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस का ये ट्रीटी साइन किसने किया? हैदराबाद ने साइन किया 1798 को। चेंज कर लो यार, मैंने अगर 1801 लिखवाया तो 1798 ही कर लो प्लीज, क्योंकि 1801 में तो अवध आ रहा है। जहां पर आप लोगों ने वो ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ना, ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर में हैदराबाद में नीचे लिखवाया भी है कि ही साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। 1801 गलती से लिखवा दिया, उसको 1798 कर लो। ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर टॉपिक खोलो, इससे पहले ही होगा सर। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इससे आगे देव डायनेस्टी, आगे ये बीच का कहा गया। मैं सोचूं, मैं कहता भाई साहब दिल्ली सल्तनत से सीधा ही ब्रिटिश एम्पायर, इसको 98 कर लो। अच्छा, उसमें दोबारा लिखा है, 2 बार लिखा है। 1778 पहले लिखा होगा, 1801 बाद में लिखा होगा। सब्सिडरी लाइंस में लाओ, दूसरा भी दिखा दूं। अब आगे चल रहा हूं। सब्सिडरी लाइंस बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आया तो पहले ही बता दूं, 2 जगह लिखा हुआ आपने हैदराबाद। एक टॉपिक है ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर,
इसमें एक हैदराबाद मेंशन किया हुआ है और दूसरा टॉपिक है राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों टॉपिक में सब्सिडियरी लाइंस मेंशन्ड है, 1798 कर लेना हैदराबाद में दोनों जगह। नेक्स्ट हैदराबाद के बाद सेकंड है तंजौर। नेक्स्ट इज तंजौर, TANJORE, तंजौर। तंजौर इज 1799। तंजौर 1799। नेक्स्ट अवध 1801। अवध 1801। नेक्स्ट मराठा 1802। मराठा 1802। नेक्स्ट ग्वालियर 1804। 1804। फिर है इंदौर 1817, 1817। नेक्स्ट जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये तीनों को एक साथ लिखना, जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर। जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर 1818, 1818। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद 1798, तंजौर 1799, अवध 1801, मराठा 1802, ग्वालियर 1804, इंदौर 1817, जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर 1818। ठीक है, ये सब्सिडियरी लाइंस है। सीखने के बाद हंसते नहीं मैम। हंसने के बाद तो बस यार मैं क्या ही करूं। आगे चल रहे हैं, ये है वेल्सली। वेल्सली के बाद अब अगला इंसान आ रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ही इज जस्ट हेस्टिंग्स। पहले वाला था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये केवल हेस्टिंग्स है। और हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1813 टू 1823, 1813 से 1823। इसके बारे में मैं पहले आपको दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहला, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड महालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम, महालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम was implemented in 1822. Mahalwadi settlement system was implemented in 1822 and Royatwari settlement system, and Royatwari, Royat की spelling RYOTWARI, and Royatwari settlement system was implemented in 1820. Mahalwadi settlement system implemented 1822. Royatwari settlement system was implemented in 1820. अब यहां पर ना आप इसको जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बता दूं, परमानेंट सिस्टम में दो चीजें थी। पहला, रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स। दूसरा, जमींदारों को बोला गया कि भाई तुम जाओ रेंट वसूल करो। ठीक है, महालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में उसी तरीके से आपको दो पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट, इसको प्रिपेयर किसने किया था? पहले वाला जो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो तो कॉर्नवालिस की उपज थी। तो कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल भी थे और उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बना भी दिया था। महालवाड़ी के बारे में लिख लीजिए, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी के लिए मिस्टर हॉल्ट मैकेंजी, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर हॉल्ट मैकेंजी। इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पोर्शंस पर आपने इंप्लीमेंट किया। इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब यहां पर रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? महालवाड़ी में विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन वर इंटरेस्टेड, विलेज हेडमैन वर इंटरेस्टेड with the task, village headmen were entrusted with the task of collecting the taxes. मतलब आपके पंचायत के सरपंच को बोला कि सर जाओ अपने अपने उसमें सरपंची में जितने फार्मर्स आते हैं टैक्स कलेक्ट करो और अपन को सीधा भेजो। अब मैं रॉयटवारी पर आ रहा हूं। रॉयटवारी के लिए ऐसे ही दो पॉइंट लिख लो।
रॉयटवारी के लिए लिख लीजिए, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, MUNRO, थॉमस मुनरो। ये नाम आते हैं बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। सेटलमेंट सिस्टम किस किसने डेवलप किया? इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय थॉमस मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओवर सदर्न इंडिया। इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओवर सदर्न इंडिया। और आपको साउथ इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको राइट्स कहा जाता है। साउथ इंडिया में फार्मर्स को ही राइट बोलते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में जमींदारों का, सरपंचों का सिस्टम ही नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि सीधा फार्मर्स ही हमारे ऑफिस में आएंगे, अपना अपना टैक्स पे करेंगे, हमें कोई मिडलमैन नहीं होगा। तो ये तीनों सिस्टम में समझ में आ गया। परमानेंट में मिडलमैन जमींदार, महालवाड़ी में भी मिडलमैन है बट वो सरपंच हो गया, और रॉयटवारी में मिडलमैन ही नहीं है। बट यहां पे परमानेंट और महालवाड़ी अलग अलग कैसे हो गए? परमानेंट महालवाड़ी अलग अलग ऐसे हो गए कि जमींदार तो शोषण करते थे बिल्कुल दबा के, क्योंकि उनकी तो जमीन हो गई। सरपंच नहीं कर सकता था एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि सरपंच को सरपंच आप लोगों ने बनाया है, तो वो आपसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदारों की जमींदारियों को ऑक्शन कर दिया जाता था अगर वो टैक्स पे नहीं करेंगे। महालवाड़ी में ऑक्शन का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि सरपंच ओनर नहीं है जमीन का, उसको तो बस टास्क मिला है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा और जाकर ब्रिटिशर्स को देगा। तो यहां पर क्या होता था महालवाड़ी में सरपंच लोगों के साथ टैक्स साइन कर लेता था। जैसे तुम लोग फार्मर्स हो, मैं तुम्हारा सरपंच हूं, मुझे अगले साल भी सरपंच बनना है, तो मैं क्या बोलूंगा अंग्रेजों को कि सर वो दे ही नहीं रहे टैक्स, क्या करें? उनके पास हिम्मत ही नहीं है कि वो टैक्स पे करें। आप मांग ही इतना ज्यादा रहे हो, मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश कर ली, वो पे ही नहीं कर रहे, क्या करेगा एक अंग्रेज? अंग्रेज तो यही बोलेगा ना कि यार यही नहीं वो क्या कहते हैं, उनसे टैक्स कर रहा होगा कलेक्ट। तो यहां पर महालवाड़ी में भी करप्शन हो रहा है, परमानेंट में तो करप्शन हो ही रहा है। और तीसरा आ गया रॉयटवाड़ी। रॉयटवाड़ी में परेशान होकर अंग्रेजों ने बोला कि सीधा फार्मर्स को बोलो कि यार ये ऑफिस में आए, अपना टैक्स खुद कलेक्ट करे, सॉरी अपना टैक्स खुद पे करे। तो यहां पर तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन रॉयटवाड़ी, रॉयट्स, RYOT, रॉयट्स वर आस्क्ड टू डिपॉजिट देयर टैक्स। रॉयट्स वर आस्क्ड टू डिपॉजिट देयर टैक्स डायरेक्टली टू द ब्रिटिशर्स। रॉयट्स के ब्रैकेट में लिख सकते हो फार्मर्स। रॉयट्स को फार्मर्स कहा जाता था साउथ इंडिया में। रॉयट्स वर आस्क्ड, हाँ, महालवाड़ी नॉर्थ वेस्ट, साउथ इंडिया रॉयटवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड असम। तो कहा था मैं, रॉयट्स वर आस्क्ड टू डायरेक्टली पे देयर टैक्सेस टू ब्रिटिशर्स। यहां पर कोई मिडलमैन नहीं रखा गया। ठीक है, और धीरे धीरे कहा जाता है कि रॉयटवारी सेटलमेंट सिस्टम ही इनको पसंद आया और पूरे इंडिया में इन्होंने इसी को इंप्लीमेंट। तो ये वाला था टाइम पीरियड था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं। He adopted the policy of intervention. He adopted the policy of intervention. He adopted the policy of intervention and war. He adopted the policy of intervention and war. इसने बोला जितना इंटरफेयर कर सकते हो दबा के उतना इंटरफेयर करो, ब्रिटिश राज में किसी भी भारत के राजा को मत बख्शो, सभी को लपेट लो जितना लपेट सकते हो। तो ये था बेटा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आगे लॉर्ड विलियम बेंटेक। वो इंसान आएगा अब ये, जिस इंसान ने दो बड़े काम करे इंडिया में। पहला, इसने आपके धर्म के साथ खेला। देखो, कोई अगर तुम्हारे धर्म के साथ लूडो खेलेगा तो तुम फिर स्नेक द लैडर खेलोगे। कैसे? भाई हमारे इंडिया में क्या हो रहा था? हमारे इंडिया में हो रहा था, अगर पति मरा, इफ हस्बैंड डाइज, तो उसकी विडो को भी उसकी चिता पर बिठा के खत्म करो काम। मतलब अकाउंट बैलेंस शीट नील। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड मर गया और बैलेंस शीट में अभी रिमेनिंग दिखा रहा है कुछ विडो, और अगर रिमेनिंग विडो हो गई तो ऐसे में वो किसी और के साथ जाएगी। फिर मन तो सबका करता है, माउंटेन ड्यू तो सबने पी रखी थी। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी डर को बिना देखे तुम लोग अपने सोसाइटी, अपने कल्चर की वाट लगाने में लगे पड़े हो। और हमको ऐसा लग रहा है कि सती का मतलब मैं आपको बता दूं, सती का मतलब होता है प्योर, मतलब मैं बस तुम्हारी हूं। वही तो रात में जो तुम वादे करते हो, आई एम ओनली योर्स बेब।
विल गेट यू दिस मून एंड द बैक। वो है ना, सब कुछ वादे बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखो मैंने अपनी जिंदगी में दो चीज सीखी है, जब बहुत खुश हो और जब बहुत ज्यादा दुखी हो, कुछ मत बोलो, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही तुम गोबर करते हो। तो यहां पर होता ही है। तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, भाई यही यहां पे हो गया। तो यहां पर सती का मतलब है प्योर, और अगर बाई चांस हस्बैंड मर गया तो वो अपनी वाइफ को साथ लेके जाएगा यार। और अब क्या कर दिया इन्होंने, सती कर दिया बैन। तो अब सोसाइटी में बैलेंस बचने लग रहा है, हस्बैंड तो मर जा रहे हैं और विडो बच रही हैं। उसके बाद इन लोगों को लगा आओ सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं थोड़ा सा, फिर ये साले लेकर आ गए विडो रीमैरिज एक्ट। अब सोचो यार, तुम्हारी पत्नी, तुम तो गए और वो किसी और के साथ सेट हो रही है, तो उसके घर वालों को देखकर वो अपसेट नहीं होंगे? देखो मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बता रहा हूं, तुम्हें लगेगा ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में चलता का है। तो हम लोगों को लगा कि ये साले हमारा हिंदू कल्चर खत्म करके हम सबको क्रिश्चियन बनाने के लिए आ रहे हैं, तो ईंट से ईंट तो बजनी ही थी। तो 1857 के रिवॉल्ट का पहला बैकग्राउंड बनता हुआ दिख रहा है इनके टाइम पीरियड। विलियम बेंटेक लिख लेते हैं पहला पॉइंट। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया, इन इंडिया। The father of mod west education in India. Next, he banned sati in 1829. He banned sati in 1829। और इसका खुद का दिमाग नहीं था, ये तो वो वाली बात होगी उड़ता तीर लेना, वो काम किया इसने। कैसे? he banned sati in 1829 on the advice of राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय तो बोल के निकल गया, ये आदमी ओवर स्मार्ट बन के रह गया कि मैं करूंगा ये भी काम। जब आप लोगों को किसी गाने के लिरिक्स मिल जाए, ओए होए आए हाय बदोबदी फिर तुम यही काम करते हो। और जब बदोबदी गाना इसका रिमूव हुआ यूट्यूब से, भाई साहब ऐसा रोया ये इंसान जैसे इसने मास्टरपीस रिलीज किया हो, कि मतलब बिल्कुल सुनते ही मतलब लोगों की फट जा रही है कि ऐसा आवाज मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था बट मैंने अपने आप को रोका। आगे चल रहे हैं, लिखिए। नहीं मैम, नहीं नहीं मैम प्लीज, आगे आ रहा है आपका, आ रहा है, गले तक पहुंच गया था। आगे चल रहा हूं, खुल के हंसो बेटे, ऐसे रोको मत। देख आगे चल रहे हैं। ही मेड इंग्लिश, he made English the court language in higher court। He made English the court language in higher court। He made English the court language in higher court। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका अब आ रहा है, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड चार्टर एक्ट 1833 was passed। During his time period charter act 1833 was passed। Charter Act 1833 was passed and Governor General of Bengal became Governor General of India। And Governor General of Bengal, Governor General of Bengal became Governor General of India। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विलियम बेंटेक वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये विलियम बेंटेक का हो गया काम सारा। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। फिर आ रहा है आपके पास अगला टाइम पीरियड, नहीं लिखवाया, 1828, 1828 से 1835, 1828 से 1835। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं और बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम पीरियड पर बहुत फोकस मत करना। ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कौन पहले आ रहा है कौन बाद में, बस इसलिए, ताकि एक जो क्रोनोलॉजी है वो दिमाग में बैठी रहे कि कौन पहले कौन बाद में। अगर बाय चांस उसने पूछ लिया कि 4 गवर्नर जनरल्स आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, काइंडली अरेंज देम इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड। मतलब क्रोनोलॉजी में इसको आप लोग लगाए ऑर्डर में, तब ये डेट्स वगैरह काम नहीं आएंगी। तब आपके दिमाग में चलेगा कौन गवर्नर पहले कौन गवर्नर बाद में, बस ये। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है गवर्नर जनरल्स के ऊपर, इनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। इसके बाद अगला इंसान आ रहा है चार्ल्स मेटकैफ। पर्सनली मेरा बहुत अच्छा आदमी है ये।
चार्ल्स मेटकैफ। इस आदमी ने बोला, अच्छा टाइम पीरियड 1835 से 36, अच्छे लोग केवल एक इतना ही रुकते हैं, इससे ऊपर इसको रुकने नहीं दिया, क्योंकि इस आदमी ने कांड तैयार किया। पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इस इंसान की वजह से डिस्ट्रॉय होता है। 1835 से 1836 क्या किया इस आदमी ने, लिख लीजिए, ही इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ही इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इसने बोला प्रेस के ऊपर बंदिशें क्यों लगाना, लेट देम फ्री, लेट देम फ्लाई। तो क्या पता था कि हम इंडियंस हैं। तूने एक बार बोला मैगजीन और प्रेस के ऊपर कोई ब्रिटिश बाउंडेशन नहीं लगेगी, अपन छापेंगे और भर भर के छापेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। और हम तो बैठे हैं, अखबार पढ़ते तुम्हारे मन में खून तुम्हारा उबाले मार रहा है, बीपी तुम्हारा 180 पहुंच जा रहा है, और तुम लोगों से वो आग्रह कर रहा है कि इस समय यहां पर मिलो। तुम लोग वहां पे जा रहे हो, वहां पे तुम लोगों को 3-4 चीजें वो और बता रहे हैं, तुम घर पर आकर आप बिल्कुल पागल से हो जा रहे हो। 1857 के रिवॉल्ट का मैसेज स्प्रेड करने के लिए ये आदमी जिम्मेदार है। ना ये प्रेस पर बाउंडेशन हटाता, ना तुम आर्टिकल छापते, और ना लोगों को पता लगता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, इसने तुम्हारी कबर खोद के रख ली। इसको वापस बुलाया गया कि तू बहुत ज्यादा मॉड वेस्ट कर रहा है, तू वापस आ। इतना थोड़े यार, स्लेव कंट्री हो तुम। जैसे कभी के बाद वो लगता है ना आरोप कि क्योंकि बीजेपी का जो वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये उसको मानते हैं वीडी सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर को बीजेपी वाले बहुत वो मानते हैं कि भाई ये तो नेशनल फिगर है एक। और कांग्रेस वालों को लगता है कि ये वो है, क्या कहते हैं, धोखेबाज आदमी है, ये ट्रेटर था। तो आपको सही बता दूं कि वीडी सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। लाइक वो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, वहां पर थे ये काफी सालों तक। और सेलुलर जेल से बाहर निकलने के लिए मर्सी पिटीशन लिख रहे थे ये अंग्रेजों को। और जब आप मर्सी पिटीशन लिखोगे तो भाई तुम स्लेव हो यार। तुम क्या लिखोगे, योर सिंसियरली वीडी सावरकर स्लेव। भाई योर सिंसियर स्लेव, यही तो लिखोगे भाई। क्या लिखोगे जब जब तुम बॉस के नीचे काम कर रहे हो, तो योर सिंसियर एम्प्लॉय तो लिखोगे ना। महात्मा गांधी ने भी कई बार लेटर लिखे अंग्रेजों को, और वहां पे लिखा हुआ योर ओबीडिएंट स्लेव। इसका मतलब मैं महात्मा गांधी को भी ट्रेटर मान लूं? आधी जानकारी पता होना बहुत खतरनाक होता है ना। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि महात्मा गांधी लेटर लिखते समय ये नीचे लिखते थे कि आपका बापू सबका बापू महात्मा, तुम्हारा बाप सबका बाप मोहनदास करमचंद गांधी, नहीं यार, वो यही लिखते थे योर ओबीडिएंट स्लेव एंड विश टू बिकम सो। महात्मा गांधी मतलब महात्मा तो नहीं लिखते थे खुद को, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा खुद को बोलना ये तो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक चीज हो गई ना। जैसे मैं खुद को बोलूं दीपक सर आ गए हैं, तो यार क्या पता तुम्हारा मन ना कर रहा हो मुझे सर बोलने का, तुम्हारा बोल रहा हो कि फंटूस हवाबाज आदमी आ रहा है, तो सिंपल ये देखो। आगे की बात कर रहे हैं तो चार्ल्स मेटकैफ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से फेमस है। मैम देखो, आप छुट्टी नहीं मारोगे कभी भी, मैं जब तक पढ़ा रहा हूं। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला आ रहा है लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, टाइम पीरियड लिख लो इसका 1836 से 1842, 1836 टू 42। और केवल एक काम, और कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। और उसके बाद आ रहा है भाई साहब जड़, सभी चीजों की जड़, लॉर्ड डलहौजी। ये आदमी ना भी आता तो चलता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताऊं तो ही इज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ ही इज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 36 की उम्र में गवर्नर जनरल बन गया ये आदमी। 36 साल कुछ नहीं होते। 49 की एज में राजीव गांधी पीएम बने थे, 47 आई थिंक। एंड राजीव गांधी लाइक ही इज फेमस एज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो इनके बेटे ने इनका रिकॉर्ड तोड़ने की बड़ी कोशिश करी, राहुल गांधी ने, और बिल्कुल तोड़ भी लेते ये। जब तक सोनिया गांधी बोलती रही तो ये अपने बेटे को सबके सामने बेचती रही। हमको भी लग रहा था, उस टाइम मैं भी स्कूल में था, तो मुझे ये लगता था कि यार ओहो हो यंगेस्ट लीडर, ओहो यूथ।
हमको भी यही लग रहा था, अगर उस टाइम 18 का होता तो मैं वोट दे देता इस आदमी को। फिर गलती से जब छुट्टी पर गई हुई थी सोनिया गांधी मैम, तब ये बोल पड़े। इनको नहीं बोलना चाहिए था। फिर लोगों को लगा कि अरे भाई साहब ये क्या है, मैच्योरिटी लेवल। फिर बस क्या होना था, फिर इनका नाम पड़ गया PAPPU। चलिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, अभी जो जो मम्मी बोले उसको बाय हार्ट फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, मम्मी कभी गलत नहीं होती। आगे चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, LAPSE, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था, ये मैं अच्छे से लिखवा चुका हूं आपको पोर्शन वाइज कि कौन कौन सा पोर्शन किस किस ने कैप्चर कब कब किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको बता दूं मैम, अडॉप्टेड सन होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी, खुद का बेटा होगा तो भी प्रॉपर्टी मैं ही लूंगा, बट कुछ आरोप और लगाऊंगा। वैसे अगर आपका खुद का बेटा है तो आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड द वुड्स डिस्पैच। ही इंट्रोड्यूस्ड द वुड्स डिस्पैच। अब ये वुड्स डिस्पैच क्या था भाई, एक आदमी आया था इंडिया में चार्ल्स वुड के नाम से। चार्ल्स वुड के नाम से एक आदमी आया था, उसके साथ एक कमीशन भेजी गई थी, उसको बोला गया था इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन कैसे इंट्रोड्यूस करे, ये थोड़ा सा अपना देख कर आओ। तो चार्ल्स वुड ने सिफारिशें दी कि सर ये सब करो, और वो सारी जो रिकमेंडेशन चार्ल्स वुड की थी, जिसको वुड डिस्पैच या वुड कमीशन बोलते हैं, वो सारी रिकमेंडेशंस इस आदमी ने इंट्रोड्यूस कर दी इंडिया में। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस द वुड डिस्पैच विच इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। विच इज नोन एज मैग्ना कार्टा, which is known as Magna Carta of English Education in India. Magna Carta of English Education in India prepared by Charles Wood, which is known as Magna Carta of English Education in India prepared by Charles Wood. Next point लिखूं, हो गया यहां तक? देखिए, he laid the first railway line in 1853. He laid the first railway line in 1853 from Bombay to Thane. First railway line in 1853 from Bombay to Thane. कहते ना कि पहला सब जानते हैं, सेकंड कोई नहीं जानता, बट अपन सेकंड भी लिखेंगे क्योंकि तुमसे सेकंड पूछ लिया तो क्या लिखोगे। 1853 में ही दूसरी जो वो है रेलवे लाइन, वो भी चालू की गई। सेकेंड, एंड लिखिए, ही laid the first railway line in 1853 from Bombay to Thane, and second from Kolkata to रानीगंज। रानीगंज सुनते ही तुम्हें याद आना चाहिए, रानीगंज में कोल फील्ड में क्राइसिस हुआ था, डिजास्टर हो गया था। हम लोग पहले शाफ्ट माइनिंग करते थे, नीचे मतलब नीचे से कोयला निकालने के लिए पाइप खोदी जाती थी, पाइप में से नीचे जाते थे लोग लिफ्ट लगाकर और नीचे ब्लास्ट करते थे और इस तरीके से कोयला ऊपर आता था। अगर बाई चांस नीचे कुछ अनहोनी हो गई तो लिफ्ट सबसे पहले बंद होगी, जिससे ऊपर आना है, वही बंद हो जाएगी तो आएंगे कैसे ऊपर, तो सब मरोगे। तो इसलिए इंडिया में शाफ्ट माइनिंग अब बैन है पूरी तरीके से, अब कोई शाफ्ट माइनिंग नहीं करता। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि पूरा टुकड़ा ही उड़ा दो। भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो ना कि ये जमीन का पोर्शन है, सर यहां पर रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, शाफ्ट बना रहे थे। हमने क्या बोला, तुम तो पागल हो, पूरा टुकड़ा उड़ाते चलो, ऐसे 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 आगे, एक तो ऑक्सीजन भी आती रहेगी, ठीक है। वातावरण का क्या है वो तो फिर देख लेंगे हम, इस बार तो रिसोर्सेज निकालो ना। तो शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, पृथ्वी में गड्ढा हो गया इतना बड़ा, अब इसको भरेगा कौन, भरते भरते नहीं है ये लोग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब इसकी। इसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, जो आप कर रहे हैं ये लोग। पहले शाफ्ट माइनिंग होती, शाफ्ट माइनिंग में लोग ज्यादा मरते थे, अब ओपन कास्ट माइनिंग में पृथ्वी मर रही है, तो पृथ्वी को मार सकते हैं हम लोग। आगे चल रहे हैं, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड टेलीग्राफ लाइन्स वर लेड। टेलीग्राफ क्या होता है, टेलीग्राफ लाइन्स वर लेड फ्रॉम कोलकाता टू आगरा। आप में से कितने बंदे वो देखिए मूवी राजी, वो आलिया भट्ट वाली, मुझे घर जाना है, देखिए ना, उसमें वो टक 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 वो करके मैसेज भेज रही है, टेलीग्राफ होता है। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड टेलीग्राफ लाइन्स वर लेड फ्रॉम कोलकाता टू आगरा।
नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1854. पोस्ट ऑफिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1854. Post Office Act was passed in 1854 and postage stamps were issued for the first time. Post Office Act was passed in 1854 and postage stamps were issued. Postage stamps were issued for the first time. Next, Engineering College at Roorkee was established. इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की वॉज स्टैब्लिश्ड. काफी काम किया है इस आदमी ने. इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की वॉज स्टैब्लिश्ड. नेक्स्ट, ही मेड शिमला. ही मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ही मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. PWD was established for the first time. PWD was established for the first time. PWD was established for the first time. और एक काम जो उसको नहीं करना चाहिए था, हिंदू रीमैरिज एक्ट was passed in 1856. हिंदू रीमैरिज एक्ट was passed in 1856. देखो आज भी ना सोसाइटी में डिवोर्स को एविल माना जाता है भाई. आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. कोई अगर बोल दे कि डिवोर्सी हूं मैं, तो थोड़ा सा तुम्हारा ना वो बन जाता है, यार ये थोड़ा सही नहीं है या इसने कुछ किया होगा, कुछ बस तुम्हारा बन ही जाता है. हालांकि आज बहुत मॉडर्न कल्चर है हमारे इंडिया का, और एक बार नहीं लोग दो दो बार कर लेते हैं डिवोर्स. आजकल तो ट्रेंडिंग है. जिसका डिवोर्स नहीं होता उसको लोग मेन स्ट्रीम में मानते ही नहीं भाई. आजकल कौन वो सती सावित्रा दोनों के लिए मान के चलो ना भाई. मुझे फेमिनिज्म में नहीं फंसना. देखो फेमिनिज्म हालांकि इंडिया का फेक फेमिनिज्म है, क्योंकि आधों को पता ही नहीं होता फेमिनिज्म होता क्या है. अगर तुम लोगों को पता है तो प्लीज लेट मी नो टू. अगर तुम ये बोल रहे हो कि ईमेल क्यों है, ये ई फीमेल क्यों नहीं है, तो अभी भी क्लास से निकल सकते हो आप, क्योंकि ये फेमिनिज्म नहीं है. तो अगर आप ये कि शी में भी सर ही छुपा हुआ है, ये तो साले हमेशा पीछे ही लगते हैं, तो ये भी फेमिनिज्म नहीं है. ये फेमिनिज्म मुझे मिलता है मेरे कैंपस में. एक डीयू भरा पड़ा है बिल्कुल हर जगह. लड़कियां आती हैं तो अगर उनको कुछ बोल दे कि ये कोई कपड़े हैं, अपनी निगाह ठीक करो सर, इस तरीके से. तो ये सब चीजें ठीक है, और सही बात भी है यार. तो क्योंकि भाई लौंडो लपाड़ों की दिक्कत है, मेरे को घूरना पसंद है हमें. डीयू में तो खैर है ही है. डीयू में लोग आते ही चक्कर में, आधे तो होते हैं जो डीयू के होते भी नहीं है. मिरांडा उसके बाद लगे रहते हैं लोग. हालांकि मैं किसी के कपड़े पर कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि ये तो फंसने वाली बात होगी ना यार. जैसे मैंने बोला उड़ता तीर लेना, तो ये तो वो वाली स्टेटमेंट हो गई. तो ये तो फिर मत ही बोलो तो बढ़िया है. और खास करके क्योंकि तुम उसमें जा रहे हो, जुडिशरी में जा रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छे से पढ़ के जाना. एक दो क्वेश्चन तुम्हें जरूर दिखेंगे यूसीसी, क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने ठान के रखा है कि इंप्लीमेंट करके रहेंगे. पर प्रॉब्लम क्या है कि ये इंप्लीमेंट होने से रहा. इंडिया में 10 तरीके के मैरिज लॉज है. स्पेशल मैरिज एक्ट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए नहीं, वो इंटर कास्ट मैरिज जो होती है वो उसके लिए हो जाता है. या कुछ जैसे वो भी छोड़ दो, तुम इंटर कास्ट भी तो गोली मारो. यहाँ पर जो वो गे लेस्बियंस वाला है, वो चाह रहे थे यहाँ पर, अगर आपको पता हो, हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर, स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मान के चलो, विच सेक्शन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट सेज दैट व्हाइल मैरिंग लाइक वन शुड बी मेल एंड अदर वन शुड बी फीमेल. ये लिखा हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट में. इसी की अपील करके ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि सर देखो सब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इंडिया में, अपन को पार्टनर भी मिल गए अपने जैसे, बट एक चीज कर दो सर, ये स्पेशल मैरिज एक्ट का ये सेक्शन हटा दो कि शादी के वक्त एक का लड़का एक की लड़की होना जरूर है. अगर ये आप हटा दोगे तो ये हमारे ऊपर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा सर. LGBTQ+ कम्युनिटी वाले लोग, मजेदार चीज हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यार ये तो मेरे हाथों में है नहीं, तो पार्लियामेंट करेगी. और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी कि राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंट. क्योंकि फंडामेंटल राइट होगा तो आर्टिकल 32 में तुम बार बार सुप्रीम कोर्ट को परेशान करने पहुंच जाओगे. और अब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है नहीं, तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करो. जब तक ये पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. और यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम यही है ना, मैरिज के लिए कैसे जा सकते हो यार फंडामेंटल राइट मानकर. ऐसे तो राहुल गांधी भी पहुंच जाएंगे, ये मेरा बायोडाटा ले पहला. सलमान खान
जैसे सलमान खान के फादर ने बोला अभी हाथ के हाथ कि ये मैरिज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको एक ऐसी घरवाली चाहिए जो इसके लिए खाना बनाए। ये हाँ सलीम ने बोला, इसके फादर का नाम सलीम ही है ना। फालतू की चीजें हैं। सलमान खान खाना बनाने वाली चाहिए, फिर तुम आ जाओगे फेमिनिज्म लेके। इसलिए मैंने बोला कि इंडिया में थोड़ा सा मस्त माहौल है, आगे चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो था सती, ही बैंड सती। नहीं वो नहीं किया, वो अब आ रहा है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। इसने पूरी भूमिका तैयार कर दी कि क्यों ब्रिटिश एम्पायर में डंडे लगने चाहिए, और फिर जो भी गवर्नर जनरल ने किया ना, उसका उसका बर्न्ट या उसके जो वो थे जख्म, जिस इंसान ने सहे, वो इंसान अब आ रहा है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के लगता है सबसे मतलब बुरे वाले तो, बेचारे ने कुछ किया भी नहीं और सभी लोगों ने इसको पकड़ के धुन दिया कि तूने ही करवाया सब कुछ। डलहौजी का टाइम पीरियड है सर 1848 से 1856, और लॉर्ड कैनिंग लिख लीजिए 1856 से 1862, 1856 टू 1862। पहला काम जो इसके लिए मैं कह सकता हूं, लिख लीजिए रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके टाइम पीरियड में ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट, ही विड्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया इस आदमी ने। ही विड्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ही विड्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और वो अगर तुमसे पूछा जाए ना, वो अपना मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके इसके टाइम पीरियड में आ रहा है। बट उससे पहले मैं आपको लिखवा दूं, आप आपके मतलब की चीज सारी। आईपीसी, आईपीसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1860, इंडियन पीनल कोड वाज इंट्रोड्यूस इन 1860, और टाइम पीरियड है लॉर्ड कैनिंग। आईपीसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1860। नेक्स्ट, इन 1857, in 1857 universities of Madras, Kolkata, Bombay were established. In 1857 universities of Bombay, Madras, Kolkata या Madras, Kolkata, Bombay were established. 1857 में तीनों जगह पे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। In 1857 universities of Madras, Kolkata, Bombay were established. ठीक है। नेक्स्ट, during his time period, Government of India Act 1858 was passed. Government of India Act 1858 was passed. Government of India Act 1858 was passed. And Governor General of India became Viceroy of India. इसके बाद क्लास है आपकी कोई खत्म? And Governor General of India became Viceroy of India. Governor General of India became Viceroy of India. Next point, during his time period, CRPC. During his time period, CRPC was enacted. CRPC was enacted. और 1860 में हुआ था CRPC, या अपना आईपीसी के साथ ही। CRPC was enacted in 1860. Next point, during his time period in 1862, in 1862, Bombay, Madras and Kolkata high courts were established. Bombay, Madras and Kolkata high courts were established. Bombay, Madras, Kolkata high courts were established. और लास्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग्स खत्म। In 1858, income tax was introduced for the first time. In 1858, income tax was introduced for the first time. इनकम टैक्स लाने वाला इंडिया में ये पहला आदमी है। यहां पर खत्म हो जाते हैं आपके पास लॉर्ड कैनिंग्स, और लॉर्ड कैनिंग्स के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है लॉर्ड, नेक्स्ट लिख लीजिए लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69।
अब समझ में आ रहा है ना, अब जितने भी लोग आएंगे सब वाइसरॉय आएंगे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय बन चुका है। अब जितने भी लोग आ रहे हैं सब वाइसरॉय आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इज लॉर्ड लॉरेंस, और लॉर्ड लॉरेंस के बारे में बस एक पॉइंट नहीं, इनके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, या फिर एक ही लिखो यार, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज क्रिएट, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज क्रिएट। तो वो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इस टाइम पर ऐड होती है, ठीक है। एक तो इंडियन फॉरेन सर्विस है, और दोनों के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो दोनों का प्री भी सेम होता है, और दोनों के मेंस अलग हो जाते हैं। जो मेंस है वो बाकी की सिविल सर्विसेज का एक, और IFS का अलग होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला अलग, ठीक है। तो लॉरेंस का टाइम पीरियड लिख लिया 1864 से 69। इसके बाद नेक्स्ट फिर वो आ रहे हैं जो तुम हमेशा मांगते हो मोमोज के साथ, लॉर्ड मेयो। भैया मेयो दो ना जरा, नाम भी देखो इसका क्या है, मेयो। 1869 से 1860 नहीं 1869 से 1872, ये है लॉर्ड मेयो। और मेयो के टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट लिख लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1871। फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस वाज कंडक्टेड in 1872 करो, वन नहीं। For the first time census was conducted in 1872, but it was not a complete census. ये वो सेंसस नहीं है जो आज कंटिन्यू होता है। कंप्लीट सेंसस इंडिया का पहली बार 1881 में हुआ था। वो कब किया गया था वो भी बाद में लिखवाऊंगा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश्ड। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश्ड। Department of Agriculture and Commerce was established. Next, he started the process of financial decentralization in India. क्या होता है financial decentralization? कि finances किसी एक आदमी के हाथों में नहीं रही। He started the process of financial decentralization in India. He started the process of financial decentralization in India. और लास्ट पॉइंट, उसके बाद क्लास खत्म। ही इज द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस। ही वॉज द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस। इसका मर्डर इसके ऑफिस में कर दिया गया था। लाइक ऑफिस में मतलब होता है कि जब ये इंडिया को एज अ वाइसरॉय रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मर्डर कहां पर होता है? 1872 अंडमान। ही वॉज असैसिनेटेड इन अंडमान। So he is the only viceroy. He was the only viceroy to be murdered in office. Like he was assassinated in 1870. This is the end of Lord Mayo's time period. इसके बाद जितने भी आ रहे हैं वाइसरॉय, उसने कुछ ना कुछ किया है। लाइक लॉर्ड लिटन, इस टाइम पर इंडिया में पहली बार दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार क्या है इसलिए मैंने आज नहीं पढ़ाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। दिल्ली दरबार में क्या होता है कि जब भी ब्रिटेन में राजा रानी बदलते थे तो उनका कोरोनेशन एक तो ब्रिटेन में होता ही था, ठीक है, मतलब ताजपोशी, और दूसरा कोरोनेशन उनका इंडिया में करवाया जाता था। और इंडिया में कोरोनेशन होता था दिल्ली के ग्राउंड्स में, जहां पे आज इंडिया गेट है, ठीक है। तो ये फेमस हो गया दिल्ली दरबार के नाम से, क्योंकि ब्रिटिश किंग जो है, मैं आपको पहले बता दूं, ब्रिटिश किंग 1858 में किंग बन गया है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों के सामने अभी ये बात आई नहीं ना। अभी भी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कोई तो जिंदा होगा अभी भी इसका मुगलों का, जो दोबारा से आके ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करेगा। बट दिल्ली में दिल्ली दरबार पहली बार लगता है, और ब्रिटेन से आप पहली बार एक क्वीन को इंडिया बुलाते हैं। आज तक कोई क्वीन इंडिया में नहीं आई। दिस इज क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया को एक टाइटल दिया जाता है कि मैम आप केसर हिंद है। केसर हिंद मतलब यू आर द केसर ऑफ इंडिया। केसर उगता है जम्मू में, जम्मू इज द हेड ऑफ इंडिया, तो यू आर द हेड ऑफ इंडिया टू। ब्रिटेन के साथ आप भारत की भी हेड हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो सारा काम जो चार्ल्स मेटकैफ करते हैं, ये रिवर्स कर देता है आदमी। आपके प्रेस के ऊपर दोबारा से बाउंडेशंस लग जाती हैं, दोबारा आप कुछ नहीं छाप सकते थे। इंडियन आर्म्स एक्ट पढ़ के आना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था। आर्म्स एक्ट क्या था उसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट। ठीक है बेटा, फिलहाल आज इतना ही।